हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट की लगातार क्लासेस चल रही हैं, जिसका पेपर अब एकदम नज़दीक आ गया है, लगभग लास्ट जनवरी तक इसका पेपर हो जाएगा। तो उसी के अंतर्गत उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम क्या करेंगे, एक दिन में एक हम मैराथन क्लास चलाएँगे। एक दिन में हम एक मैराथन क्लास अब चलाएँगे, जिसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइंस की मैराथन क्लास लेंगे। आज हम साइंस की मैराथन क्लास लेंगे जो पेपर 2 के लिए होगी। तो आज हम पहली मैराथन क्लास किसकी लेंगे, साइंस की लेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है इसमें साइंस में, ध्यान रखिएगा पूरा 6 to 8 का ये साइंस है ना, जो 6 to 8 का पेपर होता है। आप इस मैराथन क्लास को देख लेंगे तो आपका साइंस जो होगा उसमें एक साइंस सिलेबस मतलब क्या होता है कि मैथ साइंस आता है, मिलाकर आता है। एसएसटी तो अलग आता है और उसकी मैराथन क्लास हम ले लेंगे, लेकिन इसमें मैथ और साइंस अलग अलग आते हैं। तो उसमें साइंस सेक्शन ये इससे हो जाएगा, फिर एक मैराथन क्लास मैथ की हो जाएगी, तो आपका 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आज हम साइंस का मैराथन देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है देखते हैं। पहला टॉपिक है संगठक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे संगठक कहते हैं। तो संगठक किसे कहते हैं, भोजन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि विभिन्न सब्जियां, मसाले, नमक और विभिन्न जल, तो इन सब के क्या कहेंगे, हम संगठक कहेंगे, क्योंकि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि, ये सब क्या हैं, संगठक हैं। अगला टॉपिक है भोजन के स्रोत। अगला टॉपिक क्या है, भोजन के स्रोत। चलिए देखते हैं भोजन के स्रोत क्या हैं। भोजन, हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो दैनिक क्रियाकलाप अगर आपको करना है, कोई भी काम करना है, तो आप उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना। और यह किससे मिलती है, भोजन से ही मिलती है। जीवों को वृद्धि और मरम्मत करने के लिए भी विभिन्न पदार्थों की ज़रूरत होती है। और वृद्धि करने के लिए और मरम्मत करने से तात्पर्य क्या है कि अगर शरीर में मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ गया, मान लीजिए आपको चोट लग गई, तो अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको विभिन्न विटामिन और विटामिन सी से, जैसे कि जो विटामिन सी से घाव बढ़ता है, तो आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपको विटामिन सी कैसे मिलेगा। तो जीवों की वृद्धि के लिए और शरीर की मरम्मत करने के लिए भी विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। जीवों को यह ऊर्जा और ज़रूरी पदार्थ भोजन से मिलता है, और यह ऊर्जा जो होता है वह किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। आगे देखते हैं भोजन की विविधता। हम विविध प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, चीज़ आज। तो हम विभिन्न प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं, वही इसमें बताया गया है भोजन की विविधता में। अब भोजन के संगठक देख लेते हैं। किसी भी पकवान को पकाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें उस पकवान का संगठक कहा जाता है। तो किसी भी पकवान को पकाने के लिए हमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, हम करते हैं, उसे पकवान का संगठक कहते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी अगर खाद्य पदार्थ को आपको बनाना है तो 2 या 2 से अधिक संगठकों की ज़रूरत जरूर ही पड़ेगी। अब चावल का उदाहरण देख लीजिए। चावल के लिए कच्चे चावल और पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो चावल पकाने के लिए कच्चे चावल की आवश्यकता है और पानी की। तो हर संगठक को बनाने के लिए, किसी भी मतलब खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए कम से कम 2 संगठकों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसलिए चावल के संगठक कौन हो जाएंगे, चावल और पानी। तो प्रश्न बन सकता है इसी प्रकार, चावल के संगठक कौन है, तो चावल और पानी हो जाएंगे ना। सब्जी के संगठक पूछ सकता है कि आपको एक सब्जी बनानी है, उसके संगठक कौन हो जाएंगे, तो आप उसमें बता देंगे कि कच्ची सब्जियां, पानी, तेल, मसाले आदि। सब्जी बनाने के लिए सब्जियां, पानी, नमक, आगे उसकी लाइन दी गई है कि सब्जी या तरकारी बनाने के लिए सब्जियां, पानी, नमक और मसाले की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए किसी सब्जी के संगठक हो जाएंगे सब्जियां, पानी, नमक और मसाले। आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों के स्रोत। चलिए अब देख लेते हैं। जिन जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। तो जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, खाद्य पदार्थों के स्रोत कहते हैं। जैसे कि पौधे से क्या क्या मिलता है, गेहूँ मिलता है, धान मिलता है, दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, फल मिलता है। जंतुओं से क्या मिलता है, दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, घी, दही और पनीर मिलता है। चावल, अगला पॉइंट इसमें दे दिया गया है कि चावल कार्बोहाइड्रेट का उच्च सोर्स है। पूरे भारत में चावल भोजन के रूप में बनाया जाता है। तो अगला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है कि चावल जो है वह कार्बोहाइड्रेट का उच्च सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको चावल से मिलेगा खाने के लिए। और पूरे भारत में चावल भोजन के रूप में बनाया जाता है। और भारत की अगर प्रमुख फसल पूछा जाएगा तो उसमें पहला स्थान किसका हो जाएगा, चावल का ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख फसल भारत की कौन सी है, चावल है। सेकंड पे गेहूँ आएगा, सेकंड पे गेहूँ आ जाएगा। अगला है आटा।
आटा देख लेते हैं। गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ इत्यादि को चक्की में पीस कर आटा बनाते हैं। गेहूँ का ज़्यादा बारीक पीसने पर मैदा बन जाता है, और गेहूँ को और ज़्यादा बारीक पीस देंगे तो मैदा बनता है, और कम बारीक पीसने पर सूजी बनती है, और कम बारीक पीसने पे सूजी बनती है। तो मैदा और सूजी किससे बनते हैं? गेहूँ से ही बनते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पांचवा है गेहूँ। गेहूँ के आटे की रोटी बनाई जाती है। तो गेहूँ के आटे की क्या होती है? रोटी बनाई जाती है। खासकर उत्तर भारत में गेहूँ की रोटी बनाते हैं, और उत्तर भारत में रोटी का ज़्यादा प्रचलन है। बाकी तो दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में चावल के पके हुए रूप जिसे भात कहा जाता है उसका प्रचलन है, लेकिन उत्तर भारत में गेहूँ की रोटी का ज़्यादा प्रचलन है। छठा है जौ, जिसे इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है। जौ गेहूँ का ही एक रूप है। इसके आटे से भी रोटी बनाई जाती है, और जौ भी गेहूँ का एक ही रूप है और इससे भी रोटी बनाई जाती है। बाजरा, जिसे कहा जाता है मिलेट, बाजरा की खेती उत्तर भारत में ज़्यादा की जाती है। इसके आटे की भी रोटी बनाई जाती है, और बाजरे की भी रोटी बनाई जाती है। मक्का, मक्का के आटे का उपयोग रोटी बनाने में करते हैं। यह भी ऊर्जा और प्रोटीन का उच्च स्रोत है। ध्यान रखिएगा, यह भी ऊर्जा और प्रोटीन का उच्च स्रोत होता है। आगे दाल के बारे में दिया गया है। दाल जो है वो प्रोटीन का रिच सोर्स है, मतलब दाल में प्रोटीन बहुत अधिक होती है। यह बाजरा में कई प्रकार की मिलती है, यह बाज़ार में कई प्रकार की मिलती है। तो दालें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे दिया गया है। अरहर की दाल, जिसे पिजन पी कहा जाता है। चने की दाल, जिसे ग्राम कहा जाता है। मूंग की दाल, किडनी बीन्स कहा जाता है। उड़द की दाल, ब्लैक ग्राम कहा जाता है, और मसूर की दाल को लेंटिल कहा जाता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की दालों के उदाहरण दिया गया है। अरहर, चने, मूंग, उड़द और मसूर की दाल कुछ उदाहरण हैं दालों के। आगे देखते हैं। आगे भोजन के बारे में बताया गया है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे को कई भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, और हम पौधे के कई भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि आप बता दीजिए। पत्तियों वाली पालक हो गया, मेथी हो गया, सोआ हो गया। तो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को हम भोजन के रूप में खाते हैं ना। कभी कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में कर लेते हैं। तो हम पौधों के विभिन्न भागों को खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। जैसे सीताफल के फूलों को चावल की पिठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि फूलों को कैसे खाया जाता है। एक और उदाहरण आपको पता होगा ना, आप ईवीएस पढ़ते होंगे, तो कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है ना। कहाँ खाई जाती है आप बताइए? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो फूलों को भी सब्जी के रूप में या विभिन्न खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे कि सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं, एवं इसकी पत्तियों का उपयोग शाक सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके विभिन्न भागों को भी हम खा सकते हैं, जैसे कि सरसों के बीज से तेल बनता है, जिसका यूज भोजन पकाने में होता है, तली हुई चीज़ों को बनाने में होता है, और पत्तियों का योग साग सब्जी बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं। भोजन के रूप। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। खाने योग्य भाग। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तना, जड़, फल, पत्ता, फूल आदि। तो इसमें यही बताया गया है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग भी खाने योग्य हो सकते हैं। आगे देखते हैं। पौधे के भाग जो हम खाते हैं, ये फिगर दिया गया है कि पौधे के जो भाग जो हम खाते हैं, जैसे कि जड़ दे दिया गया है, पत्तियां दे दी गई है, जैसे कि फूल गोभी हो गया, फल दिया गया है, उपजा जो उससे उपजेगा उससे, बीज भी हम कई बार खाते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, पुष्प भी खा लेते हैं हम कभी बार ना। कचनार के फूल जो हो गए तो हम पुष्प भी खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं, जड़ खाते हैं, जैसे कि मूली हो गया, फल खाते हैं, उपजा हुआ भी उसके साथ खाते हैं जो उपजा हुआ होता है। तो विभिन्न चीज़ें हम पौधों के भाग को खाते हैं। जैसे धान के पौधों के बीजों को चावल कहा जाता है। तो धान के पौधों के जो बीज होते हैं उसे चावल कहा जाता है। अतः धान के पौधों के बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। तो मतलब धान के पौधे का कौन सी जो भाग है उसे हम खाते हैं? तो बीजों को खाते हैं। उसी प्रकार गेहूं के पौधे से हम गेहूं के दाने प्राप्त करते हैं। गेहूं को पीसकर आटा तैयार किया जाता है, जिससे रोटियां बनाई जाती हैं, अर्थात हम गेहूं के बीजों को भी खाते हैं। आलू का तना खाया जाता है। आलू का तना खाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी तो आपको पता होता है, जो नहीं पता होता है उसको नोट करिएगा। आलू का तना खाया जाता है। आलू का उपयोग सब्जी के रूप में तथा चिप्स बनाने के आदि में ही होता है। मूली मैंने बता ही दिया ऊपर, मूली का जड़ खाया जाता है, मूली का जड़ खाया जाता है। केला के पौधों का फल खाद्य पदार्थ के रूप में यूज होता है, और केला एक प्रकार का फल है, परंतु केला के पौधों के फूल भी सब्जियां बनाने के काम में आता है। ध्यान रखिएगा, केला के पौधे के जो फूल होते हैं उसे भी सब्जियां बनाने में यूज कर लिया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लौकी का क्या खाया जाता है? फल खाया जाता है। उसी प्रकार आम के फलों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आम के
फलों का यूज किया जाता है। आम भी एक फल है, आम को फलों का राजा कहा जाता है, आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का प्रचार आम जनों के बीच कैसे हुआ, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसका जिक्र पंचतत्व की कहानी में हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि आम नाम कैसे पड़ा, तो आम का प्रचार आम जनों के बीच में हुआ था और इसका जिक्र पंचतत्व नामक कहानी में दिया गया है। आगे देखते हैं। पालक का पत्ता खाया जाता है। पालक के पौधों की पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। अमरूद के पौधे का फल खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। प्रायः सभी फलों का पौधे का फल खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। सीताफल के फूल पकौड़े बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सीताफल एक लिख लीजिएगा और दूसरा फूल क्या है, एक फूल हो जाएगा सीताफल, और एक फूल किसका यूज होता है बताइए, केले का भी यूज होता है ना, केले का भी यूज होता है और कचनार का भी यूज होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, केला, कचनार और सीताफल के फूल का यूज बनाए खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। अब अंकुरण को हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं। एक बीज भ्रूण का जो अनुकूल परिस्थितियों में एक समान पौधा देने में समर्थ हो, एक नए पौधे को बाहर निकलना एवं विकसित होना ही अंकुरण कहलाता है। तो बीज से पौधे का बाहर निकलना और विकसित होना क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। तो इसमें दे दिया गया है लास्ट में, बीज से शिशु पौधे का उगना क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। जैसे कि दिया गया है कि यहाँ पहले बीज बोया गया, फिर धीरे धीरे देखिए पौधा, शिशु पौधा, ये है शिशु पौधा बन रहा है, इसे क्या कहेंगे, अंकुरण कहेंगे। सामान्यतः आप लोग देखे होंगे कि एक बीज को नमी युक्त मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो कुछ दिन बाद उसमें से एक नन्हा पौधा, जिसे सीडलिंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उस नन्हे पौधे को क्या कहा जाता है, सीडलिंग कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उस नन्हे पौधे को क्या कहा जाता है, सीडलिंग कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को ही अंकुरण या फिर जर्मिनेशन कहा जाता है। बीज के अंदर भ्रूण व खाद्य पदार्थ पाया जाता है। तो बीज के जो एम्ब्रायो होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें खाद्य पदार्थ पाया जाता है तथा बीज सीड कोट से ढका होता है। और बीज जो होता है वह सीड कोट से ढका होता है। आप देखे होंगे बीज के ऊपर एक आवरण होता है, उसे ही सीड कोट या बाह्य आवरण कहा जाता है। अगर बीज का भ्रूण जीवित हो व उसे अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं, वह बीज का बीज आवरण टूट जाए तो बीज आसानी से अंकुरित हो जाता है। तो बीज अंकुरित कब होगा, जब उसे अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी, मतलब आवश्यकता जितनी होगी उतना जल मिल जाएगा, उतनी नमी मिल जाएगी, धूप भी मिल जाएगी, हवा भी मिल जाएगी, और अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद और बीज का जब आवरण टूट जाता है तो बीज आसानी से अंकुरित हो जाता है, अगर भ्रूण उसका जीवित हो। आगे देखते हैं। आगे, अनाज से कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी व ई से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह एंटीऑक्सीडेंट व और विटामिन ए, बी, सी एवं ई से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद जो लवण होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं, उससे शरीर की दूसरी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं। अंकुर बीजों में से एक सफ़ेद रंग का धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुरित कहा जाता है। तो अंकुरित में जो एक सफ़ेद धागे जैसी संरचना मिलते हैं उसे ही अंकुरित कहा जाता है। अब देखते हैं मकरंद क्या है। हमारा अगला टॉपिक है मकरंद। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद अर्थात मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती हैं, जो बाद में शहद बन जाती है। तो मकरंद क्या है कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती हैं और इसी से बाद में शहद बनाया जाता है। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है और मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। मधुमक्खियाँ कीड़ों की श्रेणी में आते हैं। मधुमक्खियाँ कीड़ों की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारे देशों में गिरगिट, चींटियों, मेढक एवं अन्य कई सारे कीड़ों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे देशों में जो विभिन्न कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, उन्हें भी खाया जाता है। तो आगे देखते हैं। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खियों द्वारा जो भंडारित भोजन होता है, मकरंद होता है, वह शहद में उसका निर्माण शहद के रूप में हो जाता है और शहद को हम खाने के यूज में करते हैं ना, तो यही इसका भी एक उदाहरण दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को जंतु उत्पाद या जांतव उत्पाद कहा जाता है। तो जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है, जंतु उत्पाद या फिर जांतव उत्पाद। जंतुओं से हमें अनेक तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ, मछली, मांस एवं अंडे। जंतुओं को उनसे प्राप्त होने वाली खाद्य पदार्थ के लिए पालन किया जाता है। तो जंतुओं का पालना क्यों होता है, जंतु को क्यों पाला जाता है, क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए।
विज्ञान का एक विषय है पशुपालन, जिसमें पशुओं के पालन, उसके बेहतर नस्ल एवं उसकी देखभाल आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान में एक भाग यह भी है जिसमें पशुपालन को पढ़ाया जाता है कि पशुओं को कैसे पालना है, पशुओं की बेहतर नस्ल कौन सी है, उसकी देखभाल आपको कैसे करना है, उसमें सावधानियाँ क्या बरतनी है, ये सब बताया जाता है। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है और खाद्य स्रोत के अनुसार जंतुओं को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में बांटा जाता है। प्रश्न अगर बनेगा कि खाद्य स्रोत के अनुसार जंतुओं को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से, चलिए आगे देखते हैं। पहला है दूध देने वाले पशु। पहले क्या है? दूध देने वाले पशु। दूध देने वाले पशुओं को दुधारू पशु कहा जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ऊँट आदि। तो दूध देने वाली पशुओं को दुधारू पशु कहा जाता है। पहला ये पार्ट हो गया। दूसरा है दूध को उसी में है दूध का पीने में, मक्खन निकालने में, दही बनाने में, घी निकालने में, मिठाइयाँ बनाने में तथा अन्य कई खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। भारत दुनिया में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वह भारत हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट है मांस देने वाले पशु। सेकंड पार्ट कौन सा है? मांस देने वाले। खाद्य स्रोत के अनुसार पशुओं कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 3। पहला कौन सा हो जाएगा? दुधारू पशु। दूसरा है मांसल पशु, जिसे मांस देने वाले पशु कहा जाता है। देखते हैं मांस देने वाले पशु। विभिन्न प्रकार के पशुओं से हमें मांस प्राप्त होते हैं। कुछ जानवरों को मांस तथा अन्य खाद्य पदार्थ के लिए पालन किया जाता है, जैसे कि बकरी, भेड़, खरगोश, मुर्गी, मुर्गा आदि। तो जिनका पालना क्यों होता है, जिनको क्यों पाला जाता है? उनकी मांस की आवश्यकता के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? मांस देने वाले पशु कहा जाता है। मांस प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। ध्यान रखिएगा, मांस में क्या अधिक पाया जाता है? प्रोटीन। इसको नोट कर लीजिएगा, मांस प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मैं इंपॉर्टेंट लाइन बोल दूंगा उसको आप पक्का याद रखेंगे। बाकी तो शॉर्ट में ये है, ये मैराथन जो है वो शॉर्ट मैराथन है। आपको 1-1.5 घंटे की क्लास जो है उसको देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, लेकिन जिसमें भी मैं इंपॉर्टेंट बोल दूँ उसको तो पक्का आपको याद करना है। आगे देखते हैं। कुछ जंतुओं को मांस के साथ साथ अंडों के लिए भी पालन किया जाता है। तो कुछ जंतुओं का मांस के साथ साथ अंडों के लिए भी पालन किया जाता है, जैसे कि मुर्गी, बतख, टर्की आदि। तो देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। जंतु जिनका पालन अंडों तथा मांस के लिए किया जाता है उन्हें पोल्ट्री बर्ड कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन अगली आ गई कि जंतु जिनका पालन अंडों तथा मांस दोनों के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पोल्ट्री बर्ड कहा जाता है। पोल्ट्री की स्पेलिंग भी लिख लीजिएगा, POULTRY, पोल्ट्री बर्ड कहा जाता है। पोल्ट्री बर्ड के पालन का स्थान पोल्ट्री फार्म होता है। तो पोल्ट्री बर्ड जो होती हैं उनका स्थान क्या होता है? पोल्ट्री फार्म होता है। इसके उदाहरण है मुर्गी, बतख और टर्की। आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है समुद्री खाद्य उत्पाद। जल में रहने वाले जीव अर्थात मछलियां से हमें मांस प्राप्त होता है। मनुष्य की एक बड़ी आबादी मछली पकड़कर तथा उन्हें बेचकर जीविकोपार्जन करती है, मतलब अपने जीवन का जो है जीवन चलाती है। मछली भोजन के रूप में प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो मछली भी मांस की ही तरह प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और मांस से कहीं अच्छा स्रोत इसे माना जाता है। प्रश्न बनेगा कि उत्कृष्ट प्रोटीन के लिए क्या खाना चाहिए? तो मांस और मछली अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो उसमें मछली को आपको प्रायोरिटी देना है। मछली के पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिशी कल्चर कहा जाता है। इंग्लिश में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे फिशी कल्चर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। अगला हमारा टॉपिक क्या है? स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। पहला है शाकाहारी। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वे, जैसे कि हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि शाकाहारी होते हैं। सेकंड है पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री को शाकाहारी भोजन कहा जाता है। तो पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री को शाकाहारी भोजन कहा जाता है, जैसे कि चावल, गेहूँ, सब्जियाँ आदि शाकाहारी भोजन है। सेकंड पार्ट है मांसाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी आदि, वे मांसाहारी कहे जाते हैं और इनसे जो प्राप्त होने वाला भोजन होता है वे मांसाहार कहा जाता है। वैसे खाद्य पदार्थ से तैयार भोजन जो जानवर स्रोत से प्राप्त होते हैं को मांसाहारी भोजन कहा जाता है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, ये मांसाहारी खाने के स्रोत हैं। वैसे व्यक्ति जो जानवर स्रोत से प्राप्त होने वाले भोजन को करते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। हालांकि दूध तथा दूध से बने पदार्थ को स्रोत जंतु है, परंतु ये शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें कि दूध और दूध से बने पदार्थों का स्रोत जंतु भले है, लेकिन उसे शाकाहारी भोजन के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा भाग है स्रोत के आधार पर सर्वाहारी। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, जैसे कि मनुष्य, कौवा, कुत्ता आदि, ये सर्वाहारी कहलाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत में
बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। मतलब दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो आपको अलग प्रकार का भोजन मिलेगा, उसी प्रकार आप उत्तर भारत में आएंगे तो आपको अलग प्रकार के भोजन मिलेगा, उत्तर पूर्वी भाग में जाएंगे तो अलग प्रकार का भोजन मिलेगा। तो भारत में विभिन्न प्रदेशों में विविधता अधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है खाद्य पदार्थ। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक मनुष्य के लिए और दूसरा जानवरों के लिए। ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक मनुष्य के लिए, दूसरा जानवरों के लिए। जो पदार्थ कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाए हैं और मानव शरीर जो हजम कर पाता है, जिसमें सारे खनिज मिलते हैं, वह खाद्य पदार्थ है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। और अब देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो खाद्य पदार्थ में क्या था इंपॉर्टेंट, कि खाद्य पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक मनुष्य के लिए और दूसरा जानवरों के लिए। और खाद्य पदार्थ होते क्या है? जो मानव शरीर जिसे हजम कर पाता है वह मनुष्य के लिए खाद्य पदार्थ कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, मानव के लिए वे खाद्य पदार्थ हैं जो मानव शरीर हजम कर पाता है, जिसमें खनिज मिलते हों। अब इसमें पोषक क्या होता है? अब हमारा अगला टॉपिक बनता है पोषक होता क्या है। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा, अनुपात व संतुलन में होना आवश्यक है। तो पोषक क्या होता है? कि वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं वे पोषक कहलाते हैं। यहाँ इतना तक था कि वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं पोषक कहलाते हैं। और भोजन में सभी पोषक तत्व होने चाहिए, सही मात्रा में होने चाहिए, उनका अनुपात व संतुलन सही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी में प्रोटीन बहुत अधिक है तो आप प्रोटीन वाले ही भोजन लगातार आप कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना मिल पाएगा। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा विटामिन और थोड़ा सा फैट होना चाहिए। संतुलित होना चाहिए आपका भोजन, और उसमें पोषक तत्व भी संतुलित होना चाहिए। यह विभिन्न प्रकार के 50 पोषक तत्व हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के लगभग 50 पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ग्रहण किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे एवं खाद्य तेल से भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। तो जिनसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। पोषक तत्व के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को, मिनरल्स को पोषक तत्व कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में कई अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और इन अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 6 समूहों में विभक्त किया गया है। और इन पोषक तत्वों को 6 समूहों में विभक्त किया गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा मिनरल्स, पाँचवा है विटामिन और छठवां है जल। तो 6 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे पोषक तत्वों के? कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है वसा, फोर्थ है खनिज लवण, फिफ्थ है विटामिन और सिक्स्थ है जल। आगे देखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पहले पोषक तत्व जो इम्पॉर्टेंट है उसे पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के रूप में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के हो गए? मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मतलब क्या है कि दो सेक्राइड्स से जो बनते हैं वो मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। डाइसेक्राइड्स 2 सेक्राइड से बनते हैं। पॉली में कई सेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड शर्करा का सरलतम रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सरलतम रूप होता है वो मोनोसेक्राइड्स कहलाता है, जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज के रूप में उपस्थित रहता है। डाइसेक्राइड्स सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज तथा पॉलीसेक्राइड स्टार्च, डेक्सट्रीन तथा सेलुलोज के रूप में उपस्थित रहता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आप इसमें नोट करिए। मोनोसेक्राइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का सरलतम रूप है। मतलब जब एक कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो मोनोसेक्राइड ही होता है। और मोनोसेक्राइड्स के उदाहरण लिखिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। और अगर प्रश्न बनेगा कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है तो वह फ्रक्टोज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? मतलब फलों में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? तो वह फ्रक्टोज हो जाएगी ना, वह क्या हो जाएगी? फ्रक्टोज हो जाएगी। तो मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हो जाएंगे। डाइसेक्राइड्स के उदाहरण लिख लीजिए। सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज हो जाएंगे। पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च आता है, डेक्सट्रीन तथा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न बन सकता है कि सेल्यूलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो वह पॉलीसेक्राइड है ना। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज कैसा है? वह डाइसेक्राइड है। और फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है जो फलों में पाई जाती है, ये कैसा है? ये मोनोसेक्राइड है। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में प्रमुख है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्रदान करने में 2 तत्व पोषक बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट और
वसा, लेकिन उसमें से भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी आप आगे देखेंगे। आहार में इसकी कमी होने पर ऊर्जा की कमी हो जाती है, और आहार में अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप कम यूज करेंगे तो आपको एनर्जी कम होगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, और जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में होते हैं वो मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, ग्लूकोज के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब प्रश्न बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का यूज क्या है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका यूज है। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से चावल में पाए जाते हैं, आलू में पाए जाते हैं, फल में पाए जाते हैं तथा कंद वाले भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अतः यह ऊर्जा प्राप्ति का सबसे सस्ता साधन है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्राप्ति का यह सबसे सस्ता साधन है। निम्न आय वर्ग के आहार की 80% ऊर्जा की आवश्यकता इसी से पूर्ण होती है, और 80% ऊर्जा जो प्राप्त हम करते हैं वह किससे प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। 20% किससे प्राप्त करते हैं, वसा से प्राप्त करते हैं। 80% कार्बोहाइड्रेट से हम प्राप्त करते हैं। आय बढ़ने के साथ साथ इसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली ऊर्जा के प्रतिशत में कमी आती है, और आय बढ़ने के साथ साथ ही कि ऊर्जा की पूर्ति यह कम करने लगता है। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए गए हैं चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। अब इसमें ये लाइन दी गई है कि आय बढ़ने के साथ साथ इसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली ऊर्जा के प्रतिशत में कमी आती है। ऐसा क्यों होता है बताइए, ऐसा रूल थोड़ी ना है, रूल ऐसा नहीं है। आपकी आय बढ़ेगी तो आप विभिन्न चीज़ें खाने लगेंगे। आप क्या करते हैं, आप फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगेंगे ना। आप क्या खाने लगेंगे, पिज्ज़ा खाने लगेंगे, बर्गर खाने लगेंगे, और जो विभिन्न चीज़ें होती हैं ऑयली चीज़ खाएंगे, तो उससे ऑयली चीज़ में क्या होता है, फैट होता है। तो आप फैट से अपनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देंगे, आप चावल खाना कम कर देंगे, गेहूं कम खाएंगे, आलू फल कम खाएंगे, मक्का पपीता कम खाएंगे ना। आप हेल्दी चीज़ कम खाएंगे, आप क्या खाएंगे, फैटी चीज़ ज़्यादा खाने लगेंगे। इसलिए ये लाइन लिखी गई है कि आय बढ़ने के साथ साथ आप इसके द्वारा पूर्ति की जाने वाली ऊर्जा के प्रतिशत में कमी आती है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करना ही छोड़ देंगे जब आपकी आय बढ़ने लगती है। आप फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि वे खाने में थोड़ा सा टेस्टी आपको लगेंगी, इसलिए आप फैट वाली चीज़ें खाएंगे और उससे आपकी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। अब दूसरा प्रकार है प्रोटीन। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं व ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए होती हैं। तो प्रश्न बनेगा कि प्रोटीन का यूज क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोटीन। अगर प्रश्न बनेगा तो मांसपेशियों के निर्माण में, मसल्स के निर्माण में, कोशिकाओं के निर्माण में, और ऊतक जो होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं जिससे हमारी स्किन आदि बनी है, जो सेल्स बनाती है, टिश्यूज़ के पुनः निर्माण में। अगर टिश्यूज़ आपके डैमेज हो जाए हैं तो उसके पुनः निर्माण में किसका यूज होता है, प्रोटीन का यूज होता है। हमारी पेशियाँ, अंग तथा यहाँ तक कि हमारा रक्त अधिकतर प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो हमारी जो पेशियाँ होती हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारे जो विभिन्न अंग होते हैं तथा हमारा जो ब्लड है, हमारा रक्त ही है, वह अधिकतर प्रोटीन से ही बना है। यदि हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनः निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो अगर हम प्रोटीन का आहार नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी मान लीजिए किसी कोशिकाओं में डैमेज हो जाती है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो उसका पुनः निर्माण हो ही नहीं पाएगा और नई कोशिका भी नहीं बन पाएंगी। तो प्रोटीन का यूज यही है। हमारे आहार में प्रोटीन पशु तथा पौधों दोनों स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हम पशु का भी यूज कर सकते हैं, पौधों का भी यूज कर सकते हैं। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, पहले आने वाला। प्रोटीन का अगर वो पूछा जाएगा कि प्रोटीन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है सामान्य शब्दों में पहले आने वाला, क्योंकि प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा घटक प्रोटीन ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वह अन्य पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है, अतः पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। जैविक क्रियाओं में प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है, और जैविक क्रियाएँ जो होती हैं, श्वसन आदि, इसमें प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। बाल आयु वर्ग के दैनिक औसतन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और बाल आयु वर्ग जो होती है, जो बालक होते हैं, उनमें दैनिक में मतलब एक दिन में औसतन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब एक बच्चे को कम से कम दिन में 60 ग्राम प्रोटीन जरूर उसको यूज करना चाहिए। प्रोटीन प्राणी जात व वनस्पति जात दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, और जो प्रोटीन है आप जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं और पौधों से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के स्रोत अब देख लेते हैं। मुख्य रूप से प्रोटीन मांस, मछली, अंडे, दूध एवं दूध से बने पदार्थों से मिलता है। तो प्रोटीन के स्रोत दे दिए गए हैं, मांस, दूध, मछली, अंडे और दूध से बने पदार्थ। मध्यम मात्रा में सूखे मटर, अनाज, दालें एवं सब्जियों से मिलता है, और मध्यम मात्रा मतलब कुछ हद तक सूखे मटर में भी होता है, अनाज और दालें एवं सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ध्यान रखिएगा,
बैंगनी रंग का जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें प्रोटीन की उपस्थिति के कारण उनका रंग बैंगनी हो जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि, क्योंकि मसल्स आपकी गेन तभी होंगी ना जब आप प्रोटीन खाएंगे। तो मसल्स अगर डैमेज हो रही हैं या फिर मसल्स बढ़ नहीं रही हैं तो आपको क्या सेवन करना चाहिए? प्रोटीन खाना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के कुछ अन्य स्रोत भी दिए गए हैं। पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध और पनीर। तो पौधों से कौन कौन से? चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, और जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध एवं पनीर भी प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि शाकाहारियों के लिए, जो मांस का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए पनीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पनीर और सोयाबीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं वसा। हमारा अगला पार्ट कौन सा है? वसा है। चलिए देखते हैं इसको। वसा में क्या लिखा गया है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो वसा का मेन यूज क्या है? इसका भी मेन यूज मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा आवश्यक विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर को इन विटामिन की आपूर्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगला पॉइंट बनता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, के, ई, डी और ए। तो इसको ट्रिक याद कर सकते हैं। कीड़ा, कीड़ा जो होता है वो क्या है? कीड़ा से मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील है, अर्थात इसे जल में घुलनशील नहीं होता है। तो आपके शरीर में अगर वसा होगा तभी आप अपने शरीर में विटामिन ए, डी, ई और के को पा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं पा सकते हैं। आप विटामिन बी और सी को तो जल के माध्यम से ले सकते हैं, विटामिन बी और सी को, क्योंकि ये जल में घुलनशील होती हैं। लेकिन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए के लिए वसा का होना आवश्यक होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आवश्यक विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर को इन विटामिन की आपूर्ति करता है वसा। वसा में प्राप्त वसीय अम्ल ऊतकों को स्वस्थ रखते हैं। तो वसा में जो प्राप्त होते हैं, जो वसीय अम्ल होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, वह टिश्यूज़ को स्वस्थ रखते हैं। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। और कागज़ पर जो तेल का धब्बा होता है वह खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे, वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और वसा से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। वसा जो होता है शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। शरीर के कोमल अंगों जैसे कि हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि के चारों ओर वसा की एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है, जो आकस्मिक आघातों से इन अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो अब यहाँ वसा का एक अगला जो यूज है वह भी दे दिया गया है कि वसा क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा कार्य क्या है? वसा क्या करता है? जो विभिन्न, जो मैंने बताया, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो हैं, इनको वसा में चूँकि ये घुलनशील होते हैं, इसलिए अगर वसा होगा तभी आप शरीर में अपने इन विटामिन का यूज कर पाएंगे। तीसरा यूज क्या है? तीसरा यूज है वसा शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। मतलब अगर आप मान लीजिए ठंड लग रही है तो आप फैटी वाले कुछ यूज कर लेंगे। फैटी से संबंधित जो भोजन है, फैट से संबंधित भोजन को अगर आप खाएंगे तो आप अपने तापक्रम को स्थिर कर सकते हैं। और अगला पार्ट क्या है कि शरीर के जो कोमल भाग होते हैं जैसे कि हृदय, फेफड़े, गुर्दे, इनके चारों ओर वसा का एक आवरण होता है, जो आकस्मिक आघात, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे हमें इन अंगों की कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। वसा द्वारा भोजन का स्वाद रुचिकर बनता है, और वसा से ही भोजन क्या होता है? टेस्टी बनता है। ध्यान रखिएगा, अगला यूज है वसा से ही भोजन टेस्टी बनता है। एवं व्यक्ति के खाने में की इच्छा तीव्र होती है, और व्यक्ति के खाने की इच्छा इससे तीव्र हो जाती है। अतः भोजन में वसा की एक निश्चित मात्रा का होना आवश्यक होता है। इसलिए भोजन में वसा की एक निश्चित मात्रा का होना आवश्यक होता है। अब वसा के स्रोत दिया गया है। पौधों से कौन कौन से होते हैं? मूंगफली, तिल, गिरी, तेल। जंतु से क्या है? अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, क्रीम, मक्खन आदि। तो वसा के स्रोत क्या है? पौधों से मूंगफली, तिल, गिरी और जो विभिन्न तेल होते हैं, तथा जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, क्रीम और मक्खन। अब अगला हमारा पोषक तत्व है खनिज। हमारा अगला पोषक तत्व क्या है? खनिज। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के स्रोत कौन से हैं? आयोडीन, अदरक, केकड़ा। ध्यान रखिएगा, कुछ स्रोत दे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। आयोडीन से खनिजों की पूर्ति होती है, अदरक से, केकड़ा से। आगे देखते हैं। अब फास्फोरस के स्रोत, जो इसमें खनिजों के अब दे दिए गए हैं प्रकार, जैसे कि फास्फोरस को आप प्राप्त करना है आपको शरीर के में, तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दूध से, केला से, गेहूँ से। लोहे के स्रोत दे दिया गया है।
पालक, सेब, यकृत। ध्यान रखिएगा, लोहे का स्रोत क्या है? पालक खाइए, सेब खाइए, लीवर खाइए। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा। कैल्शियम के स्रोत क्या है? दूध और अंडा है। खनिज, अब खनिज की डिफिनीशन है, खनिज ऐसे अकार्बनिक पदार्थ हैं जो अस्थियों, दांतों, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो खनिजों का यूज़ दिया गया है। पहले क्या दिया गया? पहले दिया गया खनिज हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज आवश्यक होते हैं। फलों से भी खनिज मिलते हैं। तो इसमें कुछ स्रोत दे दिए गए वैसे कॉमनली, आयोडीन, अदरक, केकड़ा। उसके बाद कुछ खनिज के प्रकार दे दिए गए जो शरीर में आवश्यक है। जैसे कि फास्फोरस अगर आपको शरीर में पाना है तो दूध लेना पड़ेगा, खाने में केला और गेहूँ। लोहे अर्थात आपको क्या चाहिए? लोहा, अगर आपको अपने शरीर में लोहे की आवश्यकता है तो पालक, सेब, यकृत आप खाएंगे, तब आपके शरीर में आयरन की मात्रा उचित होगी और इससे क्या होगा? घेंगा आदि रोग नहीं होता ना अगर आपके शरीर में आयरन है। कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, अंडा। और खनिज का एक अन्य यूज है कि अस्थियों को, दांतों को, रक्त को, हार्मोन आदि के निर्माण में भी यह आवश्यक होता है। और ये ऐसे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं जो शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और शरीर को विभिन्न भागों को जो विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है उसका काम कौन सा है? करता है खनिज ही करता है। हमारे शरीर में विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर में कई मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रमुख खनिज कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस है। ध्यान रखिएगा, इनमें से प्रमुख खनिज कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस है। अब विटामिन हमारा अगला पोषक तत्व क्या है? विटामिन है। चलिए देखते हैं। विटामिन आहार में अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाने वाले वे सुरक्षात्मक भोज्य तत्व हैं जो शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो विटामिन का यूज दिया गया है कि ये आहार में अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाने वाले सुरक्षात्मक भोज्य तत्व होते हैं, मतलब सुरक्षात्मक भोज्य तत्व होते हैं जो शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो विटामिन का मेन यूज क्या है? रोगों से सुरक्षा करना। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं तो कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है तथा विटामिन ए, डी, ई, ए, के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों के से जाना जाता है। देख लेते हैं आगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है इन्हें। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन बी कई प्रकार के पाए जाते हैं इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता इसकी होती है। विटामिन की आवश्यकता हमें चाहिए, थोड़ी मात्रा में ही लेकिन चाहिए। विटामिन ए का यूज क्या है? हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का यूज क्या है? हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी का यूज क्या है? रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है तथा घाव मरने में। प्रश्न बनेगा किसका यूज आता है? तो विटामिन सी का यूज आता है। पूछेगा कि रतौंधी किसके कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण होती है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। तो हमारे जो बोन्स होती हैं, हमारी जो अस्थियां होती हैं, जो हमारे दांत होते हैं, उन्हें मजबूत करने का काम किसका है? विटामिन डी का है। हमारे शरीर में ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। तो हमारे शरीर में एक ओमेगा 3 नामक तत्व पाया जाता है जो क्या करता है? सनलाइट को विटामिन डी में बदल लेता है। तो प्रश्न बनेगा कि हमारा शरीर कैसे बदलता है? तो ओमेगा 3 नामक एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है कि सनलाइट को हमारा शरीर विटामिन डी में बदल लेता है। आगे देखते हैं जल। अगला पोषक तत्व जल है। जल ही जीवन है। आप भोजन के बिना एक माह से अधिक जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना आप एक सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते। कुछ जीवित जैसे कि जेलीफिश में उनका 90% से अधिक शरीर का भार जल से ही होता है। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ जैसे कि जेलीफिश दिया गया है उसमें 90% भाग में उसके शरीर के जल होता है। मानव शरीर के 60% भाग में जल होता है। मस्तिष्क में मानव के 85% जल है। रक्त में 79% जल है तथा फेफड़ों में लगभग 80% जल है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में टोटल 60% जल है जिसमें से मस्तिष्क में 85%, रक्त में 79% और फेफड़ों में 80% जल है। पृथ्वी पर जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है। जब समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झरनों का जल सूर्य की नमी से गर्म होकर आसमान में जाता है तब बादलों का निर्माण होता है और बादलों से सिर्फ फिर बारिश होती है। तो इसे ही जल चक्र कहा जाता है। यह बारिश बर्फ़ के रूप में, ओलों के रूप में या फिर पानी के रूप में होती है। पानी सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण विलायक है और पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाला यौगिक है। जल एक रासायनिक पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, जल एक रासायनिक पदार्थ है। उसका सूत्र क्या है? H2O है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सह संयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जल के एक अणु में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु सह संयोजक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े होते हैं। चलिए हम आज का अगला टॉपिक देखते हैं, रुक्षांश, जिसे
फाइबर कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। छांस वनस्पति पदार्थ है जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। तो पहला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? चलिए अब हम आज के अगले टॉपिक को देखते हैं, रुक्षांश, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फाइबर कहा जाता है। देखते हैं, इसमें लिखा है कि रुक्षांश वनस्पति पदार्थ है जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। हमारे शरीर में इसे पचाने वाले एंजाइम्स नहीं होते, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो फाइबर्स होते हैं इसको पचाने वाले एंजाइम्स नहीं है, फिर भी यह भोजन में आवश्यक अंग है। यद्यपि यह हमारे शरीर में पच नहीं पाता, किंतु यह अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। हाँ, यह सही बात है कि जो फाइबर्स होते हैं वह हमारे शरीर में पचते नहीं हैं। तो फिर इसका इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि यह अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर को जो आहारी रेशे होते हैं, जो खाने वाले फाइबर्स होते हैं, उनकी तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, और इन्हीं आहारी रेशे को रुक्षांश यानी फाइबर्स कहा जाता है। रुक्षांश प्राप्त करने के मुख्य स्रोत दिए गए हैं: साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू। फाइबर्स में आलू, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आलू पूछा जाता है कि आलू में क्या पाया जाता है? तो फाइबर्स भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है, ताज़े फल और सब्जियां। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? साबुत खाद्यान्न, मतलब साबुत अन्न खाइए, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो रुक्षांश का अन्य कार्य इसमें दिया गया है। जो भोजन पच नहीं पाता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? रुक्षांश यानी फाइबर ही करता है। आगे देखते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और जल का कार्य क्या है? कि जो भोजन में उपस्थित पोषक हमने जो अवशोषित, जो हमने भोजन, जो विभिन्न भोजन के स्रोतों से जो पोषक हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं उसे अवशोषित करने में शरीर की सहायता कौन करता है? जल करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मलमूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है, तथा जल ही कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो खाने के वेस्टेज होते हैं, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व को ले लेने के बाद जो वेस्ट होते हैं उसे निकालने में कौन सहायता करता है? जल ही करता है। आगे देखते हैं। आगे अब हमारा अगला टॉपिक है आहार। ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन और वसा आदि संतुलित रूप से मौजूद हो, उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें मतलब सभी इंपॉर्टेंट पोषक तत्व तो सही अनुपात में हों। आगे देखते हैं। संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहते हैं, और इस प्रकार के आहार हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। तो संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहा जाता है, और इस प्रकार के आहार क्या करते हैं? हमें स्वस्थ बनाए रखने में हमें मदद करते हैं। आहार अथवा भोजन मानव जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, और मानव जीवन को जीवित रहना है अगर, तो भोजन अति आवश्यक है। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है उसमें विभिन्न पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो मानव शरीर को पोषित करते हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास, उत्तम स्वास्थ्य एवं दैनिक क्रियाशीलता के लिए मानव को पर्याप्त आहार एवं पोषण की आवश्यक होती है। तो शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए, और एनर्जी मिल जाए जिससे हम दैनिक क्रियाकलाप जो हो उसे कर सकें, इसके लिए मानव को पर्याप्त आहार चाहिए, वो भी पोषण वाले आहार चाहिए। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहा जाता है, और सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आहार कहा जाता है। आगे देखते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनसे हमारी शरीर को आवश्यकता है, जैसे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना के, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां आदि होनी चाहिए। अन्य है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? तंतु। अब इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पोशाक वस्त्र से बनाए जाते हैं। वस्त्र धागे से बनता है तथा धागा तंतु से बनता है। तो तंतु का काम क्या है? कि जो धागा बनता है वह तंतु से ही बनता है, और विभिन्न काम इसका होता है। आगे इसमें एक और लाइन इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रकार से रेशे होते हैं, यह एक प्रकार से रेशे ही होते हैं जिसे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तो तंतु से क्या बनाए जाते हैं? धागा या तागा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु देख लेते हैं। वे तंतु जो पादपों और जंतुओं से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। जैसे सूती और जूट के तंतु हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। ऊन हमें भेड़ और बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। ऊन खरगोश या ऊँटों के बालों से भी प्राप्त की जा सकती है। जो तंतु पादप
या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? जो तंतु पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। पादपों से प्राप्त तंतु के उदाहरण है कपास, रुई, जूट और पटसन। तथा जंतुओं से प्राप्त तंतु के उदाहरण कौन से हैं? ऊन तथा रेशम। ध्यान रखिएगा, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त तंतु के उदाहरण है और पादपों से प्राप्त तंतु के उदाहरण कौन से हैं? कपास, रुई, जूट और पटसन हो जाएंगे। ऊन देख लेते हैं, भेड़, बकरी या खरगोश से प्राप्त होता है। ऊन जो है वह भेड़, बकरी या खरगोश से प्राप्त होता है। तथा रेशम जो है वो रेशमी कीट से, कोकून से खींचा जाता है। जो रेशमी जो तंतु होता है वह रेशम कीट से खींचा जाता है। तो इसमें तंतु जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु है उसमें ऊन और रेशम है। और ऊन कैसे प्राप्त होता है? भेड़, बकरी या खरगोश आदि के। और रेशमी जो तंतु होते हैं वह रेशम कीट के कोकून से मिलते हैं। संश्लिष्ट तंतु जो बनाए जाते हैं, चलिए अब देख लेते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जंतुओं या पादपों से प्राप्त नहीं होते हैं, जिस तंतु का निर्माण मानव द्वारा होता है उसे संश्लेषित या संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। तो मतलब जो मानव निर्माण करता है जिस तंतु को, उसे जो केमिकली बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है या फिर संश्लेषित तंतु। रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। उदाहरण के रूप में नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर उदाहरण दिए गए हैं। जो मैन मेड जो तंतु है उसे क्या कहा जाएगा? उदाहरण उसके हैं नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर। आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वस्तुएं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं अनेक प्रकार से पदार्थों से बनी हैं, जैसे कि कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज़, मृदा आदि। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। वस्तु जो है वह एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, या एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। तो वस्तु या तो एक ही पदार्थ से बनी होती है या फिर एक से अधिक पदार्थों से मिलकर भी बन सकती है। पदार्थ अब देख लेते हैं, पदार्थ क्या होता है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ उसको कहा जाता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। तो जो भी तत्व स्थान कुछ घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ हम कह सकते हैं। विज्ञान के प्रारंभिक दिनों में, अर्थात जब विज्ञान का विकास हो रहा था, तो यह माना जाता था कि पदार्थ और ऊष्मा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ अविनाशी है जिसका कभी नष्ट नहीं हो सकता। और उस समय यह अवधारणा सब वैज्ञानिक मानते थे। प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार या द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ की डिफिनीशन हो गई। पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। पृथ्वी में कितने प्रकार के जो पदार्थ की अवस्थाएं पाई जाती हैं? मुख्यतः तीन रूप से, ठोस, द्रव एवं गैस। और वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा जाता है। मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा जाता है। ठोस, द्रव व गैस। कितने भागों में बांटा जाता है पदार्थ को? तीन भागों में, ठोस, द्रव और गैस। देख लेते हैं। ठोस है, गैस है, यहाँ क्या है? जल की फिगर बना था, ये क्या है? द्रव है। ठोस देख लेते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। तो जिस अवस्था में पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहा जाता है। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षक बल पृथककारी बल से सबल होता है, अर्थात ज़्यादा होता है, तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन है कि जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षक बल जो पृथकारी बल होता है, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह रिट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है, तो पदार्थ ठोस अवस्था में होता है। इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल जब सबल होता है या ज़्यादा होता है। सबल आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थों के अणु घने रूप से संकुलित, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल समीप होते हैं। तो चूंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए जो पदार्थ के अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सटे हुए होते हैं तथा उनकी स्थितियाँ निश्चित होती हैं। इसलिए पदार्थ जो ठोस होते हैं उसके शेप और साइज को आसानी से नहीं बदला जा सकता। इन्हीं स्थितियों के इर्द गिर्द ये सिर्फ अंतराणविक अंतराल में कंपन करते हैं, जब तक कि उन पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता। और जब तक इन पर कोई बाहर से बल ना लगाए ये एक ही निश्चित स्थिति में बने रहते हैं। इसी कारण से ठोस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। जैसे कि ठोस का उदाहरण दिया गया है पत्थर। आगे देखते हैं। ठोसों के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं, इस कारण उनमें उच्च घनत्व और असंपीड़ितता होती है। और चूंकि ठोस के कण जो होते हैं आपस में अत्यधिक निकट होते हैं, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ठोसों में कणों की उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और इसमें उच्च क्रम में जो व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टलों की एक नियमित ज्यामित आकृति होती है। पदार्थों की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो
ठोस कहलाता है। तो लास्ट में इसकी डिफिनीशन दी गई है कि पदार्थ की वह अवस्था इसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे कि लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा, कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर की मूर्ति, दवात, कलम, तांबा आदि। दूसरी अवस्था देख लेते हैं, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल होती है और द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल होती है। आगे है कि जब पदार्थ में आकर्षण बल पृथकारी बल से कुछ ही सबल होता है तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। तो जब पदार्थ में आकर्षण बल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह रिट्रैक्शन फोर्स से कुछ ही ज़्यादा होता है तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। इस तरह द्रव अवस्था के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कमजोर होता है। इसी कारण द्रव पदार्थ में अणु कम घने रूप से संकुलित होते हैं तथा ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, परंतु ये अणु पदार्थ के अंदर ही इधर उधर गति करते हैं। द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं और द्रव पदार्थ में जो होता है जो अणु होते हैं चूँकि अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा नहीं रहता इसलिए ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं। फिर भी इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन इनके बीच की दूरी उतनी भी अधिक नहीं होती। अतः द्रव पदार्थ अपना आकार आसानी से बदल सकते हैं परंतु उनका आयतन नहीं बदलता है। इसलिए द्रव पदार्थ अपना आकार आसानी से बदल लेते हैं लेकिन आयतन इनका सेम रहता है। आगे है, इसी कारण द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है और इसी कारण से जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ का घनत्व तो गैस से अधिक किंतु ठोस से कम होता है और इसका घनत्व जो है वह गैस से अधिक होता है किंतु ठोस से कम होता है। आगे डिफिनीशन फिर से दे दी गई है तो इसको देख लीजिएगा। उदाहरण है तेल, एल्कोहल, दूध, पानी, तेल, शराब आदि। गैस देख लेते हैं। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस अवस्था में पदार्थ का ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। गैसीय पदार्थ को जिस पात्र में रख दिया जाता है वह उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। गैस का कोई पृष्ठतल नहीं होता है। देखते हैं आगे इसमें क्या बताया जा रहा है। आगे है कि गैस भी द्रव की भांति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाली जा सकती है। इसी कारण गैस को भी द्रव जैसा बहने वाला द्रव कहते हैं। आगे देखते हैं गैस के बारे में क्या दिया गया है। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथकारी बल की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो पदार्थ गैस अवस्था में रहता है। इसी तरह गैसीय पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस एवं द्रव पदार्थ दोनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और अत्यंत कमज़ोर आकर्षण बल के कारण ही गैसीय पदार्थ जो होते हैं उनके अणु ठोस एवं द्रव पदार्थ के अणुओं की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं तथा सभी संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। इसी कारण गैसीय पदार्थ का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। तो चूँकि इनके अंदर आकर्षण बल बहुत ही कम होता है इसलिए इनके जो कण होते हैं वह दूर दूर रहते हैं और सभी आकार में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि ना तो इनका कोई निश्चित आकार होता है ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। इनके उदाहरण दिए गए हैं हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहा जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि। आगे देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। पदार्थों के गुण अब देख लेते हैं। पदार्थों के गुण में क्या दिया गया है। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। तो किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के अणुओं तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर है। दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं तो कुछ खुरदरे होते हैं, चिकने होते हैं, कठोर तथा कुछ कोमल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार दिखावट में अलग अलग भिन्नता होती है। कोमल पदार्थ देख लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित मतलब कि हम उसे पीट सकते हैं या फिर खरोंच सकते हैं, उसे कोमल पदार्थ कहा जाता है। कठोर पदार्थ कौन से होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पत्थर आदि हो गया, हीरा हो गया, डायमंड हो गया, ये सब कठोर पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। देख लीजिए फिगर बना है। धातु, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु कहलाते हैं। तो जिनमें एक चमक होती है वे धातु कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। विलेय क्या होता है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं वे विलेय कहलाते हैं, जैसे कि पानी और नमक। और अविलेय पदार्थ कौन से होते हैं। कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे कि पानी और धूल। तो जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं वे अविलेय कहलाते हैं। पारदर्शिता क्या होती है।
पदार्थों का वह गुण जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं उसमें पारदर्शिता होती है। और उसके उदाहरण दिए गए हैं कांच, जल और वायु। अपारदर्शिता क्या होती है? वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पेपर, धातु में लकड़ी। पारभासी क्या होता है? वैसे पदार्थ जिससे आप आपकी वस्तुओं को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि बटर पेपर, मोटी कांच। अब हमारा अगला टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। हमारा अगला टॉपिक क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसका भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुप्रयोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो डिफिनीशन एक बार और देख लीजिए कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा भार कम है। जैसे कि हम ही अगर आप नदी में कूदते हैं तो हमको लगता है कि हमारा भार कम है। भार में यह आभासी कमी जो होती है, हमें जो यह कमी आभास होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है और इसे ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। और इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन जो होते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लोहे की बनी लोहे के बने जो छींटे होती हैं। गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज़ तैरता रहता है क्योंकि जहाज़ द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। तो गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज़ क्यों तैरता है पूछा जाएगा तो किसके कारण? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण डूबता है, ऐसा होता है। आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पृथक्करण। देख लेते हैं पृथक्करण क्या होता है। जिस पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनमें कई सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं। मिश्रण में दो या दो अधिक पदार्थ होते हैं। इन मिश्रण में कुछ हानिकारक और कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं जिनको अलग करना ज़रूरी होता है। तो हम भी जिन भी पदार्थों का यूज करते हैं उनमें अनवांटेड मटेरियल्स भी आ जाते हैं। तो कुछ उसमें से हानिकारक होते हैं, कुछ का कोई काम नहीं होता और इनको अलग करना आवश्यक होता है जिससे कि हम उपयोगी पदार्थ का उपयोग कर सकें और अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकाल सकें। किसी मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण या फिर सेपरेशन कहलाता है। सेपरेशन क्या होता है कि किसी मिश्रण में, किसी मिक्सचर में उपयोगी पार्ट्स को अलग कर ले, अनुपयोगी पार्ट्स को अलग कर लीजिए। इसे ही क्या कहते हैं? सेपरेशन या फिर पृथक्करण कहा जाता है। अलग अलग मिश्रणों को अलग अलग विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। किसी भी मिश्रण की पृथक्करण की विधि उस मिश्रण के घटकों पर निर्भर करती है। तो मिश्रण की जो पृथक्करण की विधि है वह किस पर निर्भर करेगी? मिश्रण में क्या क्या घटक हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उस पर निर्भर करती है। देख लेते हैं। इसमें विधियाँ दी गई हैं। हस्तचयन विधि पहली है, थ्रेशिंग विधि, निष्पावन विधि, चालन विधि, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन और वाष्पन, नमक संतृप्त विलयन और विलेय, ये सब दिया गया है। चलिए देखते हैं। हस्तचयन क्या होता है? हाथ के द्वारा मिश्रण में से अशुद्धियों को पृथक करना हस्तचयन विधि कहा जाता है। जब मिश्रण में अशुद्धियाँ कम व अमाप में बड़ी हो तो इस विधि का उपयोग करते हैं। तो अशुद्धियाँ जब कम होती हैं तो हस्तचयन विधि का यूज किया जाता है। इसमें हाथ से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है थ्रेशिंग विधि। डंडियों से अन्न कण को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहा जाता है। तो डंडियों से अन्न कण जो होते हैं उसे अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग पृथक्करण विधि का उपयोग अनाज को पौधों से अलग करने व भूसे, मिट्टी और कंकड़ों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि गेहूं की थ्रेशिंग होती है ना, चावल दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक किया जाता है ना। चावल तथा दाल से पत्थर को अलग किया जाता है थ्रेशिंग से, और गेहूं में क्या होता है? भूसे को अलग किया जाता है। आगे देखते हैं। इसमें हवा की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि एक जगह अनाज होकर अनाज के पौधे के बंडलों को ज़मीन पर पीटा जाता है। आजकल इस कार्य के लिए थ्रेशिंग मशीन का व्यापक रूप उपयोग किया गया है। आजकल क्या होता है कि थ्रेशिंग मशीन से यूज होने लगी हैं। सूखे पौधे की डंडियाँ अनाज को पृथक करने को थ्रेशिंग कहा जाता है। जैसे बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग किया जाता है आजकल। तीसरा विधि है निष्पावन विधि। आमतौर पर निष्पावन विधि का प्रयोग भूसे और सूखी डंडियों को अनाज से अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति मिश्रित अनाज को किसी पात्र में लेकर हवा के अनुकूल दिशा में खड़े होकर पात्र से अनाज गिराता है, जिससे हवा के कारण अनाज और उसमें मौजूद भूसे अलग हो जाते हैं। तो भूसे हल्के होते हैं, इसलिए हवा की दिशा में अगर आप खड़े होकर दर्शाएंगे अनुकूल दिशा होगी तो क्या होगा कि जो हल्की चीज़ें हैं जैसे कि भूसे आदि जो अन्य अशुद्धियाँ होती हैं वह गिर जाएंगी। पवन अथवा वायु के झोंके द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहती है। तो इसमें यही बताया गया है कि पवन तथा वायु की मदद से मिश्रण के जो अवयव होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको अलग करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। यह विधि ऊपरी जगह जैसे कि छत, ढलान वाली जगह आदि में सही कार्य करती है।
वैसे आजकल पंखों का उपयोग कर निष्पावन विधि को सकुशल उपयोग किया जाता है, और निष्पावन विधि में आजकल पंखों का भी फर्राटो आदि जो होते हैं ना, इन सब का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, चौथी विधि है चालन। चौथी विधि क्या है? चालन। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना। जिस भी पृथककरण विधि में छन्नी का उपयोग एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक करने के लिए किया जाता है, उसे चालन विधि कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, उदाहरण दिया गया है कि आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन विधि का उदाहरण है। और जिस भी पृथक्करण विधि में चन्नी या छन्नी का उपयोग करके एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक करने के लिए, मतलब किसी चन्नी या छलनी का यूज किया जाता है, उसमें चालन विधि यूज होती है। चालन विधि में छन्नी की मदद से पदार्थ से हानिकारक पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे कि आटे से कंकड़, कीड़े, अपशिष्ट अलग करना, रेत से बारीक व बड़े कणों को अलग करना। तो ये क्या है? चन्नी से क्या होता है कि चालन विधि हो जाती है, चन्नी या छन्नी से। पांचवा है अवसादन विधि। किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को मिट्टी धूलयुक्त कण अनाज लीजिए, उसको क्या कहा जाता है? अवसादन कहा जाता है। तो किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। उदाहरण दिया गया है कि धूलयुक्त अनाज लीजिए और उसे किसी पात्र में रख दीजिए। अब इस पात्र में पानी डालिए और पात्र को हिलाइए व कुछ समय तक ऐसे ही रहने देंगे। तो कुछ समय बाद पात्र का अवलोकन करेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि मिट्टी धूल कर हल्के व घुलनशील होने की वजह से पानी में घुल जाते हैं व तैरने लगते हैं, तथा अनाज भारी होने की वजह से पात्र के निचले स्तर पर बैठ जाता है। तो अवसादन विधि क्या होती है? किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों का नीचे बैठना ही अवसादन कहलाता है। आगे देखते हैं, छठा विधि है निस्तारण विधि। छठी विधि क्या है? निस्तारण विधि। जल के नीचे बैठे भारी पदार्थों अथवा अनाज को अलग करने के लिए पात्र का तिरछा करके मिट्टी धूलयुक्त कण जल को निकाल देते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि पात्र में केवल अनाज ही शेष बचता है, और इसे ही निस्तारण विधि कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? निस्तारण विधि कहा जाता है। और निस्तारण विधि में जल का होना आवश्यक नहीं है। 2 या 3 पदार्थों के मिश्रण जो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, एक साथ अलग करने की प्रक्रिया भी निस्तारण हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें ऐसे होता है कि क्या किया जाता है कि जल के नीचे जो बैठे भारी पदार्थ होते हैं उसको अनाज से अलग कर दिया जाता है, इसे ही निस्तारण विधि कहा जाता है। देख लेते हैं आगे अब क्या है। आगे 7वीं विधि है निष्पंदन या निष्यंदन। निस्तारण विधि से प्राप्त अनाज में अभी भी बारीक धूलयुक्त मौजूद कण होते हैं। इन धूल कणों को अलग करने के लिए एक ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है जिससे पदार्थ से बारीक अशुद्धियों को निकाला जा सके, और इस विधि को निष्यंदन यानी फिल्टर विधि कहते हैं। मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव्य को अलग अलग करने की विधि को निष्यंदन कहा जाता है। तो मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग अलग करने की विधि को निष्यंदन कहा जाता है। जैसे कि रेतीले जल से स्वच्छ जल को अलग करना क्या कहलाएगा? निष्यंदन विधि के अंतर्गत ही आता है। 8वां है वाष्पन विधि। पानी गर्म होकर वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। तरल पदार्थों को गर्म करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। तो तरल पदार्थों को गर्म करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। सुबह सुबह तालाब के जल से वाष्प निकलना, गर्म पानी का वाष्प बनना वाष्पन का उदाहरण है। नाभिकीय रिएक्टरों में वाष्पन की प्रक्रिया से ही, देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें वाष्पन की प्रक्रिया से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। तो इसमें यही बताया गया है। आगे देखते हैं नमक के बारे में क्या दिया गया है। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इसमें अगली विधि बताई गई कि नमक प्राप्त कैसे होता है, कि जो खारा जल होता है उसमें सूर्य के प्रकाश से क्या होता है कि उसे एक अलग कर दिया जाता है। खारे जल को बांध बना के अलग कर लिया जाता है, फिर उसको सूर्य के प्रकाश से क्या किया जाता है, उसको वाष्पित कर दिया जाता है, और लास्ट में क्या बचता है? नमक बच जाता है। फिर इसको शुद्ध करके साधारण नमक बनाया जाता है। आगे देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। हमारा अगला बिंदु है कि संतृप्त विलयन क्या होता है। जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता न हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ को संतृप्त विलयन होता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जिस विलयन में कोई और अधिक पदार्थ न मिल सके, मतलब अधिकतम पदार्थ मिल चुके हो, अब उसमें और कोई पदार्थ नहीं मिला सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? संतृप्त विलयन कहा जाएगा। विलेय क्या होता है? वह पदार्थ जिसे किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता है उस पदार्थ का विलेय हो जाता है। तो विलेय क्या होता है कि वह पदार्थ जिसे किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता है तो वह उस पदार्थ का विलेय हो जाता है। जैसे कि हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो एक घोल बनता है, इस घोल में नमक विलेय हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा नमक। तो
विलेय यही होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है उत्क्रमित क्या होता है। उत्क्रमित परिवर्तन, सॉरी यहाँ परिवर्तन भी लिख लीजिएगा। उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है? तो जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। तो जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का मोड़ना, पानी में भाप बनना, मतलब परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो बर्फ़ को पिघाल कर फिर से बर्फ़ बना सकते हैं ना, कागज़ को मोड़कर फिर से उसे सीधा कर सकते हैं ना, पानी से भाप बना सकते हैं और भाप को अगर किसी ढक्कन से ढाँक देंगे तो वह फिर से पानी बनने लगता है। और जो नहीं किया जा सकता, जैसे सीमेंट को जमने के बाद उसी अवस्था में नहीं और ना ही कुछ और परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाते हैं। और जो नहीं हो पाते हैं, जैसे सीमेंट जमने के बाद उसे उस अवस्था में नहीं ला जा सकता, इसे क्या कहा जाता है? इसे अनउत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनउत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। फिर से लिखा गया है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है वे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आटे की लोई को बेलकर रोटी बनती है और इससे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। अब अगला एक बिंदु दिया गया है, प्रसार क्या होता है कि जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलने लगती है या पिघलने लगती है तो उसे प्रसार कहते हैं। तो प्रसार क्या होता है कि जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलने लगेगी या पिघलने लगेगी तो इसे ही प्रसार कहा जाता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, देख लीजिएगा। संकुचन किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाती है और ठंडा होने पर जब सिकुड़ने लगती है तो इसे ही संकुचन कहते हैं। तो किसी वस्तु को गर्म करने पे क्या होता है? फैलाव होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे प्रसार कहा जाता है। और किसी वस्तु के ठंडे होने पर जो सिकुड़ना होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे संकुचन कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है आवर्ती परिवर्तन क्या होता है। आवर्ती मतलब का रिपीटिशन होता है ना, आवर्ती का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन होता है। तो वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों में पुनरावृत्ति होती रहती है उसे आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि सूर्य का उगना, सूर्य ग्रहण, या फिर और भी जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं जो लगातार मतलब नियमित समय अंतरालों पे होती रहती हैं। जैसे कि हेली कॉमेट होता है 76 सालों में बार बार आपको दिखता है ना, तो ये सब क्या है कि ये सब आवर्ती परिवर्तन होते हैं जिसका नियमित समय अंतरालों पे पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ये क्या है? आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। अनावर्ती परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है वे अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। अब अगला बिंदु हमारा इसमें छोटा टॉपिक है, गलन क्या होता है। किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है तथा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो ठोस के द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया को गलन कहा जाता है। तो गलन किसे कहते हैं? ठोस के द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया को गलन कहा जाता है। किसी वस्तु का किसी निश्चित तापक्रम पर द्रव अवस्था में परिवर्तन होना गलन कहलाता है। तो इसकी डिफिनीशन दी गई है कि कोई वस्तु है, उसका एक निश्चित तापमान होगा उसके गलने का और उस पर द्रव अवस्था बनने का, इसे ही गलन कहा जाता है कि एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तन ही गलन कहा जाता है। वाष्पन किसे कहते हैं? जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है अर्थात ताप दिया जाता है तो यह तत्व या यौगिक अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहा जाता है। तो वाष्पन किसे कहते हैं? द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण के कारण द्रव का ताप कम होता है तथा जब किसी द्रव को दिया जाने वाला ताप का मान बढ़ाया जाएगा तो वाष्पीकरण का मान भी बढ़ता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि वाष्पीकरण के कारण द्रव का ताप कम हो जाता है और जब किसी द्रव को दिया जाने वाला ताप बढ़ाया जाएगा तो वाष्पीकरण भी अधिक ही होगा। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। इसको तो आप पढ़ ही लिए हैं। आगे देखते हैं। आगे है शाक किसे कहते हैं। अगला हमारा बिंदु है शाक किसे कहते हैं, देख लेते हैं। हरे एवं कोमल तने पौधे शाक कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये छोटे कोमल और अकाष्ठीय पौधे होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें काष्ठ अर्थात लकड़ी नहीं होती है। भूमि की सतह के ऊपर इनके कोई स्थायी भाग नहीं पाए जाते। इस श्रेणी के पौधों की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर या फिर 3.25 फीट तक हो सकती है। ऐसे शाकी पादप एक वर्षीय जैसे सरसों, द्विवर्षीय जैसे चुकंदर अथवा बहुवर्षीय जैसे देवकेल हो सकते हैं। तो इसमें शाक के बारे में बताया गया है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये छोटे कोमल और अकाष्ठीय पौधे होते हैं तथा इनका कोई स्थायी भाग भूमि के ऊपर नहीं होता है। आगे देखते हैं। बहुवर्षीय शाकी पौधों में प्रायः रूपांतरित तने के रूप में भूमिगत प्रकंद पाया जाता है। तो बहुवर्षीय शाकी पौधे जो होते हैं वह रूपांतरित तने के रूप में पाए जाते हैं भूमिगत प्रकंद, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष नई वायवीय परोह शाखा उत्पन्न होती है। अनेक वनस्पति शास्त्रियों द्वारा केले के पौधे को भी बहुवर्षीय शाक के तौर पर निरूपित किया जाता है।
अब देखते हैं झाड़ी किसे कहते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तो कुछ पौधों में जो शाखाएं होती हैं वह तने के मतलब एकदम समीप से ही निकलने लगेंगी। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी कहा जाता है। झाड़ी मतलब क्या होता है, जान लीजिए मान लीजिए ये जड़ है, तो ये क्या है, ये जड़ हो जाएगी अंडरग्राउंड, और उसके बाद ये तना है, तना से यहीं से जो पत्तियाँ झड़ियाँ निकलने लगेंगी, और ये कठोर तो होता है पर पतला होता है। तो बहुत नज़दीक से अगर क्या हो पत्तियाँ निकलने लगें तो ये क्या कहलाती हैं, झाड़ियाँ कहलाती हैं। आगे देखते हैं, वृक्ष दिया गया है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं घरे बूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहा जाता है। तो वृक्ष में क्या होता है कि ये बड़े तने हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ वृक्ष निकलेगा ना, इतना जो डिस्टेंस होता है, इसलिए वृक्ष और झाड़ी में यही परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं, अगला बिंदु है कि आरोही किसे कहते हैं। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। तो कुछ पौधे आसपास के जो अगल बगल के पौधे होते हैं उनकी सहायता से या फिर कुछ अन्य चीज़ों की सहायता से ऊपर चढ़ने लगते हैं, इसे ही आरोही कहा जाता है। फलक किसे कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। शीरा किसे कहते हैं। जब एक पत्ती को कागज़ पर रखकर छापा जाता है तो इन रेखित संरचनाओं में शिराओं का छाप उभर कर आता है। अगर इन पत्तियों का छाप जालिका रूपी शिरा विन्यास की तरह उभरा हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ होंगी। अगर इन पत्तियों की शिराओं का छाप एक दूसरे के समानांतर हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ होंगी। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। तो इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। ये जो संरचनाएं बन गई हैं ये शिरा कहलाती हैं। और ऊपर क्या दिया गया, फलक क्या होता है, ये जो पत्ती के ऊपरी भाग होता है चपटा हुआ, इसे ही क्या कहा जाएगा, फलक कहा जाएगा। आगे देखते हैं शिरा विन्यास क्या होता है। घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ऐसे शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहलाते हैं। तो घास की पत्तियों में या शिरा, ये देखिए कि ये समानांतर बनी है ना, ये घास की शिराएं हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, समानांतर शिरा विन्यास कहलाएंगी। रंध्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रंध्र क्या होता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। रंध्र से गैसों का और वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो रंध्र से क्या होता है, इवेपोरेशन जो होता है और गैसों की जो क्रियाएं होती हैं, जो इवेपोरेशन होता है उसमें कौन मदद करता है, जो ये रंध्र होते हैं तभी यही मदद होते हैं। जैसे कि ये देखिए ये रंध्र है। आगे देखते हैं, पर्णवृंत क्या होता है। पर्ण का वह भाग जो पर्ण फलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। तो पर्ण का वह भाग जो पर्ण फलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे पर्णवृंत कहा जाता है। विभिन्न पौधों में पर्णवृंत की उपस्थिति और इसकी आकृति और संरचना के आधार पर पत्तियों में पर्याप्त विविधता दृष्टिगोचर होती है। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत उपस्थित होता है ऐसी पत्तियों को सवृंत कहते हैं, जैसे कि पीपल। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत उपस्थित दिखता है हमें लगा, जैसे ये दिख रही है पीपल की पत्ती है, इन पत्तियों को क्या कहा जाएगा, सवृंत कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत कुछ अन्य पौधे जैसे कि आक की पत्तियों में पर्णवृंत अनुपस्थित होता है और इस प्रकार की पत्तियों को अवृंत कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए इसमें क्या है कि पर्णवृंत अनुपस्थित है, इस प्रकार की पत्तियों क्या कहा जाएगा, अवृंत कहा जाएगा। अब देखते हैं रेशेदार जड़ किसे कहते हैं। कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि ये फिगर दिखाया गया है, ये रेशेदार जड़ का फिगर दिया गया है। ये जड़ मिट्टी में चारों ओर फैल जाती हैं और पौधों को मजबूती से पकड़े रखती हैं। उदाहरण गेहूँ, घास, मक्की, ज्वार इत्यादि। जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई नहीं देती है उसे क्या कहा जाता है, उसे रेशेदार जड़ ही कहते हैं। मूसला जड़ किसे कहते हैं। मूसला जड़ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिसमें से अन्य जड़ें निकलती हैं। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती हैं जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती है। कुछ गाजर व चुकंदर जैसे पौधों में मूसला जड़ में पौधे उसके आहार जमा करता है जिससे मनुष्य व अन्य प्राणी उन्हें खोदकर खाते हैं। तो मूसला जड़ क्या होती है कि एक केंद्रीय जड़ ऐसे जाती है, फिर उसमें छोटी छोटी अन्य जड़ें निकली रहती हैं। लेकिन रेशेदार जड़ों में क्या होता है कि ऐसे लगातार ये रेशेदार जड़ें लगातार होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये रेशेदार जड़ और मूसला जड़ का अंतर पता कर सकते हैं आप। अब शरीर में गति, अब हमारा अगला टॉपिक है शरीर में गति। गति किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। हमारे शरीर में और अन्य जीवों के शरीर में कई तरह की गतियाँ होती हैं। अब गमन किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो ऐसी गति को गमन कहा जाता है।
गति और गमन का अर्थ एक ही है, लेकिन जीव विज्ञान में दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। हमारे शरीर में दिल का धड़कना या खून का संचार गति के उदाहरण है, लेकिन जब हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक जाता है तो उसे गमन कहा जाता है। तो गति और गमन का जो अंतर है वह किस में पता चलता है? जीव विज्ञान में पता चलता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि जोड़ या संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियों का मिलन होता है उस स्थान को जोड़ कहते हैं। दो हड्डियाँ आपस में लिगामेंट या अस्थिरज्जु से जुड़ी होती हैं। कोई भी अस्थि किसी पेशी से टेंडन्स या कंडरा की सहायता से जुड़ती है। तो इसको आप याद करने की ट्रिक इसकी क्या हो जाएगी? अब बताइए। इसकी याद करने की ट्रिक हो जाएगी कि बी एल। तो बोन्स लिगामेंट, बोन्स से जो बोन्स जुड़ती हैं उसे लिगामेंट्स जोड़ता है। और आप क्या कर सकते हैं? बोन्स BMT याद कर लीजिए। बोन्स मसल को कौन जोड़ता है? टेंडन्स जोड़ता है या फिर कंडरा। तो बोन्स को लिगामेंट जोड़ती है और बोन्स और मसल्स को टेंडन्स जोड़ता है। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना आदि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थानों से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जहाँ दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं हम वहीं घुमा सकते हैं ना? बताइए। हम वहीं घुमा सकते हैं, जैसे कि कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। और आप बीच में, हाथ के बीच में तो घुमा नहीं सकते हैं। संधि के उदाहरण अब दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। संधि मतलब जो हड्डियाँ जहाँ जुड़ी होती हैं। पहला है कंदुक खल्लिका संधि। पहला क्या है? कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि एक जंगम संयुक्त है। यह एक हड्डी से बना होता है जिसमें गोल सिरा होता है जो किसी और हड्डी के कप के अवसाद में फिट बैठता है। यह हड्डी को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है और सभी दिशाओं में गति करता है, जैसे कि घुटना हिंज संधि का उदाहरण है। और कंदुक खल्लिका संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? कंधा हो जाएगा। कंदुक खल्लिका संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा जो शोल्डर है, कंधा, वह कंदुक खल्लिका संधि का उदाहरण है। और घुटना जो है वह हिंज संधि का उदाहरण। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो ये घुटने हो गए, आप बताइए इनको आप ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं? नहीं ना, आप पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। तो हिंज संधि में यही होता है कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट आप कर सकते हैं। अगला है अचल संधि। अगला क्या है? अचल संधि। अचल संधि का तात्पर्य संधियों से है, जो कि हमारे सिर के कुछ अस्थियों होती हैं, जो कि संधि के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। और यह सभी अस्थियाँ इन संधियों पर कभी भी मिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। सिर से मुख्य रूप से ऊपर जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकती हैं उसे क्या कहा जाता है? अचल संधि कहा जाता है। जैसे कि सिर में मुख्य रूप से जो ऊपरी जबड़ा होता है और कपाल के मध्य अचल संधि है। बताइए, ऊपरी जबड़े को आप मूवमेंट करा सकते हैं? नहीं, केवल निचला जबड़ा ही मूवमेंट करता है ना। तो ये अचल संधि के उदाहरण हो जाएंगे, ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य में। हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती है और ऐसी संधियों को भी अचल संधि ही कहा जाता है। देख लीजिए। आप ये बताइए कि यहाँ जो है, यहाँ जो संधि है, यहाँ जो बोन्स जुड़ी हैं, आप उसे मूव कर सकते हैं? आप अपने सर में उसे मूव करा सकते हैं? नहीं। तो ये अचल संधि के उदाहरण हो जाएंगे। कंकाल, ये देखिए कंकाल का फिगर दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें सबके नाम दिए गए हैं। अंत प्रकोष्ठिका ये है, पसलियाँ है ये, वक्षरिष्ट दिया गया। और ये क्या है? स्कैपुला इधर दिया गया है, इधर जानुफलक, इधर उर्विका दिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, नाम आप देख लीजिएगा सारे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मानव शरीर में मुख्य रूप से 206 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में मुख्य रूप से 206 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं और लगभग 600 पेशियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, 600 या 605 पेशियाँ पाई जाती हैं और 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और बच्चों में अगर पूछा जाए कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, जो बड़े होते होते क्या होती हैं? जुड़ने लगती हैं। बड़े होते होते जुड़ने लगती हैं। तो इतनी चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि बच्चों में 300 हड्डी और 605 पेशियाँ या फिर मसल्स होती हैं और 206 हड्डियाँ अडल्ट्स में होती। चलिए अब देख लेते हैं कि कहाँ कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं। ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं। खोपड़ी में 22 प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 8 हड्डियाँ संबंध रूप से मनुष्य के दिमाग को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। तो प्रश्न बनेगा कि खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 22 होती हैं। और 8 हड्डियों का इसमें से काम क्या होता है कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना, और इस संरचना को कपाल कहा जाता है। अन्य 14 अस्थियाँ मनुष्य के चेहरे का निर्माण करती हैं और जो बची हुई 14 हड्डियाँ होती हैं वह मनुष्य के चेहरे बनाती हैं। आगे देख लेते हैं, मेरुदंड या कशेरुकी दंड क्या होता है? यह कंकाल तंत्र के साथ साथ मानव शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। यह 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो मेरुदंड या कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33 हड्डियाँ होती हैं ना।
इनकी अस्थियाँ मोटी और लंबी होती हैं, और जो इनकी अस्थियाँ होती हैं यानी हड्डियाँ होती हैं मोटी होती हैं और लंबी होती हैं, जो एक छड़ी के समान दिखाई देती हैं, और यह सिर के बीच से लेकर कमर तक जाती हैं। या मेरुदंड जो होती है, जो हमारी जो मेरुदंड होती है सिर से स्टार्ट होती है, सिर के बीच से और कमर तक जाती हैं। ये अस्थियाँ आपस में गद्दियों द्वारा संयुक्त होती हैं, जिसके कारण मेरुदंड में लचीलापन बना रहता है। तो मेरुदंड में लचीलापन क्यों बना रहता है? क्योंकि ये गद्दियों द्वारा एक दूसरे से संयुक्त होती हैं, इसलिए हम मूवमेंट कर पाते हैं। यह शरीर को आकार देने के साथ साथ गर्दन एवं धड़ को संतुलन प्रदान करती है। और मेरुदंड का काम क्या है? शरीर को आकार देना और गर्दन एवं धड़ को संतुलन प्रदान करना। आगे देखते हैं, ये देखिए मेरुदंड है ना हमारा, ये बैकबोन है, इसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है। और इसमें बैकबोन और 33 क्या होती है? वर्टिब्राज होती है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्टिब्राज कहा जाता है। आगे देखते हैं पसलियाँ, अब देख लेते हैं। ये पसलियाँ है, ये क्या है? पसलियाँ है, जिसमें 24 पसलियाँ होती है ना। कितनी पसलियाँ? 24 पसलियाँ होती हैं। मानव शरीर में 12 जोड़े पसलियाँ पाई जाती हैं। 12 जोड़े मतलब 12 गुणे 2, 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। और इन पसलियों को आपस में जोड़कर रखने वाली हड्डी को उरोस्थी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बनेगा कि पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? आपस में उरोस्थी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, क्या कहा जाता है? उरोस्थी कहा जाता है। अब उपांगई कंकाल कितने होते हैं? उपांगी कंकाल की जो अस्थियों की संख्या होती है वह 126 होती है, जिसमें हाथ, पैर आदि की अस्थियाँ शामिल की गई हैं। पाद अस्थियाँ क्या होती हैं? हाथ पैर दोनों की हड्डियाँ मिला के 118 होती हैं। पाद अस्थियाँ कितनी होती हैं? 118। तो पाद अस्थियाँ कितनी होती हैं? 118। उपांगी कंकाल कितनी होते हैं? 126। और प्रश्न बनेगा कि पसलियाँ कितनी होती हैं? तो 24 या फिर 12 जोड़ी होती हैं ना, 12 जोड़े होते हैं, एक जोड़े में 2 मतलब 24। और प्रश्न बनेगा मेरुदंड कितनी होती हैं? तो 33 अस्थियाँ होती हैं। कपाल में कितनी होती हैं? तो कपाल में कितनी होती है बताइए? कपाल में 24 होती है ना, कपाल में 22 होती हैं, जिसमें से 8 मस्तिष्क को सुरक्षा देती हैं, बल्कि और अन्य जो 14 होती हैं वह क्या करती हैं? हमारे चेहरे का निर्माण करती हैं। तो हड्डियों में याद कर लीजिएगा ये मेखलाएँ। अब देखते हैं, मानव के अच्छी भाग एवं पश्च भाग में संतुलन बनाए रखने के लिए 2 चाप जैसी संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें मेखला कहा जाता है। इसमें आगे वाले पैर की मेखला को अंश मेखला और पीछे वाले पैर की मेखला को श्रेणी मेखला कहा जाता है। तो मानव के अच्छी भाग और पश्च भाग में संतुलन बनाने का कार्य कौन करती हैं? मेखलाएँ का हेल्प करती हैं। आगे देखते हैं, कंकाल तंत्र के अपकार देख लेते हैं। कंकाल तंत्र शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है और शरीर को आधार एवं सुनियोजित आकार प्रदान करता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, सॉरी जो स्केलेटल सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र को स्केलेटल सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। ये शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है और शरीर को आधार एवं सुनियोजित आकार प्रदान करता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, और यह लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण भी करता है। ध्यान रखिएगा, स्केलेटल सिस्टम में बोन मैरो एक जगह होती है। ध्यान रखिएगा क्या होती है? बोन मैरो होती है, या बोन मैरो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स अर्थात ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में ही होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आरबीसी या फिर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, जो कि कंकाल तंत्र में ही पाया जाता है, हड्डियों में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, जिससे शरीर रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, जिससे शरीर का पर्याप्त पोषण एवं शक्ति मिलती है। यह मांसपेशियों को आपस में जोड़ के रखता है। और बोन्स और मांसपेशियों को जोड़ने में कौन मदद करता है? टेंडन ना, बीएमटी मैंने लिखवाया है, टेंडन्स कहते हैं। ये मांसपेशियों को आपस में जोड़ने में मदद करता है, और हड्डी और पेशी को जोड़ने में टेंडन्स मदद करती है। हड्डी और पेशी को जो कौन जोड़ता है? टेंडन्स जोड़ती हैं। और बोन्स को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ती हैं। बोन्स में लिगामेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उद्दीपन और उत्सर्जन देख लेते हैं। उद्दीपन क्या होता है? हम आसपास होने वाली परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाली परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाली परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। उदाहरण, जब रात्रि में हम रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त करते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाएगा। कि परिवर्तन हुआ तो उसे उद्दीपन कहा जाएगा। उत्सर्जन क्या होता है शरीर में बताइए? शरीर का उत्सर्जी अंग ही पूछ लिया जाता है इसमें। ध्यान रखिएगा, शरीर का उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी होता है। पहला इंपॉर्टेंट बात यही हो जाएगा, शरीर का उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी होता है। और उत्सर्जन होता क्या है कि शरीर में जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जो अपशिष्ट उत्पाद अर्थात वेस्टेज होते हैं, उसे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? उत्सर्जी जो अंग होते हैं वही करते हैं, और इसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। तो शरीर में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उसे तो शरीर अवशोषित कर लेता है, रक्त कर लेता है, लेकिन जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है? उत्सर्जी अंग करता है, या फिर इसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। और उत्सर्जी अंग में क्या आ जाएगा? आपका किडनी हो जाएगा ना। उत्सर्जी अंग में आपका क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा, जिसके सहायता से आप मूत्र की सहायता से
अनवांटेड मटेरियल्स बाहर फेंक देते हैं, जैसे कि ये देखिए किडनी का फिगर बना है। आगे देखते हैं। आगे अब हमारा अगला यूनिट है आवास। चलिए देखते हैं आवास के बारे में। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसको आवास कहा जाता है। तो सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है वह क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। तो भोजन के लिए, वायु के लिए, रहने के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए लोग अपना आवास पे ही निर्भर करते हैं जहाँ वे रहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी आवास स्थित हैं वह सभी प्राकृतिक आवास जीवमंडल के भाग हैं। जितने भी आवास हैं वह जीवमंडल के भाग हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी परिवर्तनशील है, जिसके कारण प्राकृतिक आवास में परिवर्तित होते रहते हैं। तो चूँकि पृथ्वी परिवर्तनशील है इसलिए प्राकृतिक आवास भी परिवर्तित होते रहते हैं। लगभग अरब वर्ष पहले प्राकृतिक आवास में अनेक प्रकार के जीव की प्रजातियां आती रही थीं और समाप्त होती रही हैं, जिनके रहने का माहौल अलग अलग था। किसी भी आवास के परिवेश में जंतुओं का विशेष रूप से निर्मित शरीर उन्हें जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि आप ध्रुवीय स्थान पर चले जाइए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, तो वहाँ जो जीव पाए जाते हैं, वहाँ जो जैसे कि पोलर बियर पाया जाता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बाल ज़्यादा होते हैं और घने होते हैं, क्योंकि उसे ठंडी से रक्षा करना होता है ना। तो आप जिस भी जगह जाएंगे उसी अनुसार वहाँ के जीव ढले हुए पाएंगे आप अपने आप को। उदाहरण के लिए तालाब मछली का निवास स्थान है, हमारा घर हमारा निवास स्थान है, एक पेड़ एक चिड़िया के लिए निवास स्थान है। अब आवास के प्रकार हम देख लेते हैं। आवास के प्रकार चलिए देखते हैं। जीव के निवास स्थान के आधार पर आवास को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है जलीय आवास, जो जल में रहने वाले आवास होते हैं वही जलीय आवास होते हैं। सेकंड है स्थलीय आवास, मतलब स्थल में जब जहाँ जो चीज़ें रहती हैं, जो जंतुएं या मनुष्य रहते हैं उसे स्थलीय आवास कहा जाता है। तीसरा है वृक्षीय आवास। जलीय आवास देख लेते हैं। ऐसा आवास जिसमें मछली और अन्य जलीय जीव जंतु निवास करते हैं उसे जलीय आवास कहा जाता है। जलीय आवास के अंतर्गत झीलें, पानी के स्रोत, तालाब, समुद्र और नदियाँ इत्यादि आते हैं। जलीय आवास में मछली और अन्य प्रकार के जल में रहने वाले जीव जंतु निवास करते हैं। आगे देखते हैं। स्थलीय आवास देख लेते हैं। ऐसा आवास जहाँ पर मनुष्य और अन्य स्थलीय जीव निवास करते हैं उसे स्थलीय आवास कहा जाता है। इस आवास के अंतर्गत जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि आते हैं। जिसमें ज़मीन ऊपर होता है उस पर जीव जंतु रहते हैं। तो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वे स्थलीय आवास में रहते हैं। आगे देखते हैं। वृक्षीय आवास किसे कहते हैं? वृक्षीय या वायवीय आवास में कीड़े मकोड़े, चिड़िया या चमगादड़ इत्यादि जैसे जीव हवा और वृक्षों पर निवास करते हैं। सामान्यतः वायु रहने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है, परंतु कुछ उड़ने वाले जीव वायवीय प्रदेश में भी अनुकूल पाए जाते हैं। तो वृक्षीय आवास मतलब जो हवा में रहने वाले जीव होते हैं, जो थोड़े हवा में उड़ते रहते हैं और थोड़ी कम ही समय के लिए पेड़ों पे निवास करते हैं। अनुकूलन क्या होता है? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने की योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहा जाता है। अब उदाहरण मैं बता ही रहा हूँ कि जो ध्रुवीय प्रदेश है उसमें जो जितने भी जानवर होंगे, वहाँ के जो याक होते हैं, वहाँ के जो बियर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, उनके जो बाल होते हैं बहुत घने होते हैं ना, बहुत महीन होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों होता है कि ठंडी से बचने के लिए। तो ठंड से बचने के लिए जो उनकी जो स्वभाव होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाएगा? अनुकूलन ही कहा जाएगा उसे। तो यही अनुकूलन कहलाता है। आगे देखते हैं अनुकूलन के प्रकार। अनुकूलन के प्रकार में जलीय अनुकूलन आ जाएगा, मरुस्थलीय अनुकूलन, वृक्षीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन और पर्वतीय क्षेत्र अनुकूलन। जलीय अनुकूलन देख लेते हैं। ऐसे जीव जो समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं वह सभी जीव जलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। मछलियाँ समुद्री जीव हैं जो समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित हो गई हैं, तो ये जलीय अनुकूलन के अंतर्गत आएंगी। तो इसी प्रकार मरुस्थलीय अनुकूलन आएगा, जिसमें मरुस्थलीय जो जीव हैं वह रहने के लिए जो वहाँ एकदम सेट हो गए हैं उसे मरुस्थलीय अनुकूलन कहेंगे। जैसे कि आप कैमल को मान लीजिए, जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, वह मरुस्थलीय प्रदेश में रहने के लिए एकदम सेट हो गया है तो उसे मरुस्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत कहा जाएगा। जैसे कि फिगर बना है। मरुस्थलीय अनुकूलन के कुछ लक्षण। मरुस्थल में रहने वाले जंतु सूखे बीज खाते हैं और उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि कुछ लिजार्ड्स भी होती हैं ना, कुछ जो जीव होते हैं जो जैसे कि मलोका एक होती है, मलोका लिजार्ड होती है, वह भी क्या है? मरुस्थलीय अनुकूलन का ही उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। तो वृक्षीय अनुकूलन क्या होता है कि जो वृक्ष में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं, जैसे कि लंगूर, लाल पांडा आदि ये सब वृक्ष में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं। और वृक्षीय अनुकूलन के उदाहरण दिए गए हैं। लक्षण। वृक्षीय अनुकूलन में रहने वाले जीवों का शरीर मजबूत होता है और पैरों की मजबूती भी शरीर के ऊपर चढ़ने और उतरने में सहायता करती है। वृक्षीय अनुकूलन वाले जीव अपने विकसित पंजों से अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं
और वृक्ष पर चिपकने वाले मेढक के अंदर चिपकने वाली गद्दी पाई जाती है, जिसकी सहायता आसानी से चढ़ते और उतरते हैं। स्थलीय अनुकूलन क्या होता है कि स्थल पर रहने के लिए जो जीव अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं वे स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। जो जीव जंतु पर्वत क्षेत्र में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं वे पर्वतीय क्षेत्र अनुकूलन के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं जैव घटक। जैव घटक अब देख लेते हैं। जैव घटक क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें रहने वाले जो सजीव जीवे होते हैं, जीव जंतु सजीव घटक होंगे, वे जैव घटक कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण उसके देख लीजिएगा। जंतु क्या है? जैव घटक है। वनस्पति क्या है? जैव घटक में आएंगी ना, जो पेड़ पौधे होते हैं। सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरियाज होते हैं ये भी क्या है? जो कवक हैं, शिवाल हैं, बैक्टीरिया जीवाणु है, ये भी क्या है? ये क्या है? जैव घटक कहलाएंगे। मनुष्य भी जैव घटक में आएगा। अजैव घटक में कौन कौन से पदार्थ आएंगे? जैसे कि जिसमें जीव नहीं पाया जाता, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ताप एवं प्रकाश, मृदा, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृति जो है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अजैव घटक के उदाहरण हैं। अंकुरण किसे कहते हैं? अंकुरण क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। तो अंकुरण किसे कहते हैं? अंकुरण क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है, और इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ तथा वातावरण मिल जाए। तो बीज को जो आवश्यक पदार्थ चाहिए और उपयुक्त वातावरण अगर मिल जाएगा तो अंकुरण होना लगता है ना। बीज से पौधे बनने की जो प्रोसेस होती है इसे ही अंकुरण कहा जाता है। प्रजनन देख लेते हैं। प्रजनन किसे कहते हैं? जिसमें कोई जीव अपने ही समान एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, यानी जीवों द्वारा अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए अपने समान ही जीव यानी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहा जाता है। तो अपने ही तरीके के जो जीव उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। जैसे कि मानव से शिशु का जन्म प्रजनन के ही अंतर्गत आएगा ना। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों में प्रजनन होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी अलग अलग तरह से प्रजनन करते हैं। कुछ प्राणी अंडे देते हैं जिससे बाद में जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज प्रजाति कहा जाता है, जैसे पक्षी और सरीसृप। कुछ प्राणी सीधे शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे प्राणी को स्तनपायी प्राणी कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य, सिंह, हाथी, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता, चूहा, और एक और इम्पॉर्टेंट है व्हेल। ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल मछली, ये भी स्तनपायी है। आगे देखते हैं प्रजनन के दो मुख्य रूप। पहला है यौन प्रजनन। एक जीव अपने माता पिता में से प्रत्येक से आनुवांशिक जानकारी को जोड़ता है और आनुवांशिक रूप से अद्वितीय होता है। समुद्री कछुए एक ऐसे जानवर का उदाहरण है जो यौन रूप से प्रजनन करते हैं। तो यौन रूप से जो प्रजनन होता है उसे यौन प्रजनन कहा जाता है। और यौन प्रजनन के लिए आमतौर पर दो विशेष जीवों के यौन संपर्क की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, यौन प्रजनन के लिए आमतौर पर दो विशेष जीवों के यौन संपर्क की आवश्यकता होती है, जिन्हें युग्मक कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? एक माता पिता आनुवंशिक रूप से समान संतान बनाने के लिए स्वयं की प्रतिलिपि बनाते हैं। जैसे कि एक हरा शैवाल एक ऐसा जीव का उदाहरण है जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो जिस प्रजनन में यौन संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है वे अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि हरा शैवाल अपने ही जैसे हरे शैवाल को उत्पन्न करने के लिए अलैंगिक प्रजनन करता है। आगे देखते हैं गति क्या है। सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। तो इसे ही गति कहा जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना ही गति कहलाती है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, और वृद्धि जंतुओं के बच्चों भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। श्वसन क्रिया आप देख लेते हैं। हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास से बाहर निकाल देते हैं। श्वसन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्वसन सभी जीवों में समान होती है, आवश्यक है। केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेती है। केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है और मछली गिल्स द्वारा अपनी सांस लेती है। पौधे पत्तियाँ सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं, और पौधे पत्तियाँ जो होती हैं जो अभी ऊपर पढ़े हैं ना, रंध्र जो पढ़े उसके द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। आगे इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यातायात साधन देख लेते हैं। यातायात साधन मतलब क्या है कि जो परिवहन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मदद करते हैं वे यातायात साधन कहलाते हैं। तो वे साधन जो किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या फिर किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करते हैं वे क्या कहलाते हैं? यातायात साधन कहलाते हैं। उसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यातायात के प्रकार देख लेते हैं। जल मार्ग यातायात, जल से जो यातायात चलते हैं उसे जल मार्ग यातायात कहा जाता है। थल मार्ग, जो थल पे चलने वाले यातायात होते हैं उसे थल मार्ग यातायात कहा जाता है।
हवाई यातायात जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। रेल यातायात जैसे कि रेलवे जो होती हैं। पाइपलाइन यातायात मतलब पाइपलाइन की मदद से जो भी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, पाइपलाइन यातायात के अंतर्गत आएंगी। अंतरिक्ष यातायात क्या होता है कि अंतरिक्ष में भी अब विभिन्न जो सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं, इसे अंतरिक्ष यातायात को जाना जाता है, जो भविष्य में अधिक ज़्यादा सक्रिय होगा। आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी राशि की मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए, अर्थात उस राशि को मापने के लिए कुछ मानक मान लिया जाता है, जिन्हें हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसे कहते हैं कि किसी भी राशि की मात्रा को जानने के लिए कुछ जो मानक मान लिया जाता है, उसे मात्रक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है उसे मात्रक कहा जाता है। मतलब कि कोई भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है उसे ही मापक कहा जाता है। मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहा जाता है और मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहा जाता है। देख लेते हैं। अब देखते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मतलब मेन होते हैं और मूल मात्रक से ही उसमें कुछ परिवर्तन करके व्युत्पन्न मात्रक को बनाया जाता है। मूल मात्रक देख लेते हैं। ऐसे भौतिक राशि जो कि अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात उन पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए लंबाई का मीटर, तो समय का सेकंड और द्रव्यमान के किलोग्राम मूल मात्रक के उदाहरण है। मूल मात्रक होते कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ध्यान रखिएगा, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। लंबाई या दूरी के लिए मीटर, जिसको एम से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान केजी से प्रदर्शित होता है। समय सेकंड उसका मूल मात्रक है। ताप केल्विन मूल मात्रक है। विद्युत धारा का एम्पियर जो है वह मूल मात्रक है। जो ज्योति तीव्रता होती है उसे कैंडला से मापा जाता है और सीडी उसका मूल मात्रक है। और पदार्थ की मात्रा नापने के लिए मोल उसका मूल मात्रक होता है, इसे मोल कहा जाता है। ये 7 जो होते हैं वो क्या है? मूल मात्रक होते हैं। पूरक मूल मात्रक देख लेते हैं। इसमें तली कोण का मूल मात्रक रेडियन होता है। तो पूरक मूल मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें तली कोण का मूल मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मूल मात्रक स्टेरेडियन होता है। नोट कर लीजिएगा पूरक मूल मात्रक कितने होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जब हम एक या उससे अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके, अर्थात मूल मात्रकों की कई घाटों का उपयोग करके नए मात्रक बनाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। मतलब व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या होता है कि मूल मात्रकों का उपयोग करके थोड़ा बदलाव करके नए मात्रक बनाना। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी वस्तु का क्षेत्रफल का मात्रक ज्ञात करना है, परंतु हमें नहीं पता कि क्षेत्रफल का मात्रक होता क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई के लिए मीटर यूज कर लेंगे और चौड़ाई के लिए मीटर फिर से, तो मात्रक क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो हमें किसका लंबाई का जो है वह मात्रक पता था, ये मूल मात्रक था मीटर, और मूल मात्रक से ही हमने मीटर स्क्वायर बना लिया क्षेत्रफल का, इसे ही व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? दीप्त वस्तुएं देखते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है, जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब आदि। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। पारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है, जैसे कि शीशा, कांच, पानी आदि। आगे देखते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है, जैसे कि दीवार, लकड़ी, पुस्तक आदि। तो पारभासी वस्तुएं क्या होता है कि जिन्हें हम पूरा मतलब एग्जैक्टली नहीं देख पाते हैं, स्पष्ट नहीं देख पाते, अस्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जैसे कि धुआं हो गया, कोहरा हो गया, तेल लगा कागज हो गया। तो हम थोड़ा उसमें देख सकते हैं, पूरा अच्छे से नहीं दिखता है, इसे पारभासी ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, वस्तुएं कहा जाता है। छाया वस्तु क्या होता है कि हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। तो जैसे कि कमरे की दीवार, इमारतें, सतहें जो छाया की तरह कार्य करते हैं, छाया वस्तु जो छाया बनाती हैं। आगे देखते हैं प्रकाश। हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो प्रश्न बनेगा कि हम वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं? तो प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। आगे देखते हैं दर्पण। वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब कांच के उसे दर्पण कहा जाता है। जब कांच के एक तरह लेप लगा हो और दूसरी तरफ चमकदार दिखता हो तो उसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है कि वस्तुओं जो प्रतिबिंब बनाता है उसे दर्पण कहा जाता है, और इसके पीछे की तरफ लेप लगाया होता है और आगे की तरफ इसमें क्या होता है कि दर्पण लगा होता है, जिसमें हम किसी की छवि को देख सकते हैं, उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण एक प्रकाश युक्ति है
जो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर कार्य करती है और इसे ही दर्पण कहा जाता है। दर्पण के प्रकार हो गए समतल दर्पण, देख लेते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। तो जिस दर्पण की परावर्तन सतह जो होती है वह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम में आता है। तो समतल दर्पण का यूज घरों में चेहरा देखने के काम में आता है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले भाग का कहा जाता है जिसकी एक सतह पॉलिश होती है और यह भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल एक उत्तल। उत्तल दर्पण, इस गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर से उभरा होता है। तो जो परावर्तक सतह होती है वह कहाँ होती है, वह इधर होती है, यहाँ से परिवर्तन होता है, इसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण में परावर्तन सतह कहाँ होती है, इधर होती है, तो इसमें इस तरफ से परावर्तन होता है, इसमें यही बताया गया है। इस प्रकार उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर चालकों में चालक के बगल में लगाया जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि गाड़ियों में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और सड़क में जो लगे लैंप होते हैं, जो लाइटें लगती हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण का यूज होता है क्योंकि अधिक दूरी तक आपको उस लाइट को फैलाना होता है। विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण ये प्रकाश को अधिक दूर तक फैलाते हैं, वही बात मैं बता रहा था। जो अवतल दर्पण क्या होता है, इस गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर से उभरा हुआ होता है और इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। यदि हम परवलयाकार अवतल दर्पण के फोकस पर कोई छोटा सा बल्ब लगा दें तो उसके निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर समानांतर स्थिर तीव्रता की किरणों में परिवर्तन हो जाती हैं। इसलिए इस दर्पण का उपयोग सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में किया जाता है। तो अब प्रश्न बनेगा कि सर्च लाइट में किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, वह अवतल दर्पण हो जाएगा। और कार की हेडलाइट में किस दर्पण का यूज होता है, वह क्या हो जाएगी, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, ठीक, क्योंकि इससे निकलने वाली प्रकाश किरण जो दर्पण होती है उससे परावर्तित होकर समानांतर स्थिर तीव्रता की किरणों में परिवर्तित हो जाती है। जो स्थिर तीव्रता की किरणों में परिवर्तन होता है इसी के कारण ऐसा होता है। देख लीजिए फिगर बना है, ऐसे हो जाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ही इसको अवतल दर्पण इसलिए कहा जाता है। परावर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल है तो यहाँ ऐसे पड़ी तो इधर लौट गई, तो ये क्या है, परावर्तन, इसे ही कहलाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, विद्युत के प्रकार। विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत देख लेते हैं। स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होती है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जा सकता। इसका कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं होता है। सामान्यतः यह विद्युत किन्हीं दो पदार्थ युगल को आपस में रगड़कर प्राप्त की जा सकती है, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आदि। इसे विद्युत इस प्रकार की होती हैं और इसकी खोज थेल्स ने की थी। गतिशील विद्युत, जिस विद्युत को हम जानते हैं वे गतिशील विद्युत कहलाई जाती हैं, जैसे कि हमारी घरों में लाइट जो होता है, जो पंखा चलाया जाता है, ये सब गतिशील विद्युत के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण कुछ और हैं, शेल, बैटरी, डायनेमो, अल्टरनेटर आदि। विद्युत सेल देखते हैं। धनात्मक विद्युत सेल में धातु की टॉपी धनात्मक सिरा कहलाती है और ऋणात्मक धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। देख लेते हैं, जैसे कि ये धनात्मक ये जो बना है और धातु का जो सिरा है ये ऋणात्मक सिरा कहलाता है, डिस्क जो है, और ये टोपी जो होती है ये धनात्मक सिरा कहलाती है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो विद्युत सेल में जो संचित रासायनिक पदार्थ होते हैं उससे सेल विद्युत उत्पन्न करता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इस सेल को गैल्वनी अथवा वोल्टी सेल भी कहा जाता है। तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दे उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, या फिर गैल्वनी या फिर वोल्टी सेल कहा जाता है। आगे देखते हैं, विद्युत रासायनिक सेल की कार्यविधि को समझने के लिए डेनियल सेल का उदाहरण लेते हैं। इस सेल में दो क्षण लगी हैं, एक क्षण जिंक अर्थात जिंक की और दूसरी क्षण Cu अर्थात कॉपर की लेते हैं। जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है और कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अगर जेल से भरी एक यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है, अलग अलग सेल से भरी एक यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है
इसको KCl द्वारा संतृप्त किया जाता है और इसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहा जाता है। तंतु देख लेते हैं, इसमें तंतु का क्या काम है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहा जाता है। तंतु इसमें दिया गया है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले जो पतले तार होते हैं, ये मान लीजिए एक बल्ब है, तो ये फिलामेंट जो होती है यहाँ जो लगा होता है, इसे क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। बल्ब तब तंतु दीप्त होती है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो विद्युत तभी आएगी, या फिर बल्ब जो दीप्त होगी, जलेगी, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब देखते हैं विद्युत परिपथ कितने कैसे हैं। विद्युत प्रवाह के निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। यानी विद्युत से चलने वाले उपकरणों तक विद्युत पहुंचाने के लिए जिस परिपथ का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत परिपथ या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। तो विद्युत से चलने वाले उपकरणों में विद्युत पहुंचाने के लिए जिस पाथ का यूज किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। इसके प्रकार देख लेते हैं, खुला, दूसरा बंद परिपथ, तीसरा लघु और चौथा लीकेज। खुला परिपथ क्या होता है? खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट, यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें किसी पॉइंट पर विद्युत धारा को बंद या शुरू किया जाता है ताकि समय पर करंट को प्रवाहित होने से रोका जाए या खोला जाए। इसलिए इस परिपथ को खुला परिपथ या फिर ओपन सर्किट कहा जाता है। मतलब देख लीजिए, जब चाहे तार जोड़ सकते हैं, जब बंद कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, बंद परिपथ क्या होता है कि जिस परिपथ में विद्युत धारा बिना किसी रुकावट आसानी से परिपथ का मार्ग पूर्ण करती है उसे क्लोज सर्किट कहा जाता है। पूर्ण परिपथ या बंद परिपथ इसे कहा जाता है। तो बंद परिपथ में क्या होता है कि करंट लगातार प्रवाहित होती है, और ओपन सर्किट में क्या होता है कि करंट प्रवाहित उस समय नहीं होती। ध्यान रखिएगा, उस समय करंट प्रवाहित नहीं होती है। लिखा है कि जब ऐसे परिपथ में करंट प्रवाहित नहीं होती तो उसे हम ओपन सर्किट या फिर खुला परिपथ कहते हैं। आगे देखते हैं तीसरा प्रकार क्या है, लघु परिपथ क्या होता है। उपकरण में खराबी या बिजली के तार और न्यूट्रल तार, यदि ये दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा करंट प्रवाहित होता है और वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे परिपथ के फ्यूज के साथ तार भी जल जाती है, और इसी दुर्घटना को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट में हमें कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बिजली के तार एक दूसरे का चिपक जाना, या एक ही प्लग में कई सारे आउटपुट देना, जिससे प्लग पर लोड आकार सॉकेट जल जाना, तथा ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं। लीकेज परिपथ क्या होता है? जिस परिपथ से निकलने वाली विद्युत धारा किसी सुचालक चीज़ से छू जाती है या किसी उपकरण से छू जाती है, छू कर बहती है, तो उस सर्किट को लीकेज सर्किट कहा जाता है। तो किसी, जैसे कि यहाँ देखिए, ये छू कर बहती है तो इसे लीकेज सर्किट कहा जाता है। लीकेज के दौरान कोई व्यक्ति उस उपकरण को छुएगा तो उसकी बिजली का झटका लग सकता है, इसलिए ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए लीकेज सर्किट को तुरंत सही करना चाहिए। आगे देखते हैं, विद्युत परिपथ की विद्युत धारा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर बहती है। तो जो विद्युत धारा है वह प्लस से माइनस की ओर बहती है। विद्युत स्विच क्या होती है? करंट को ऑन या ऑफ करने के लिए, करंट को प्रवाहित करने के लिए या फिर प्रवाहित होने से रोकने के लिए विद्युत स्विच लगाया जाता है। विद्युत चालक क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर धारा अच्छे से बह सकती है उसे चालक कहा जाता है, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। अचालक क्या होता है? जिससे धारा प्रभावित नहीं होती उसे अचालक कहते हैं, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि। आगे देखते हैं, विद्युत रोधक क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर धारा बिल्कुल प्रभावित नहीं हो सकती उसे विद्युत रोधक कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, रबड़, कांच, कागज, वायु इत्यादि। चलिए आज के हम अंतिम टॉपिक को देखते हैं, चुंबक। चुंबक में देख लेते हैं कि प्राचीन यूनान गणरिया मैग्नस ने चुंबक की खोज की थी। चुंबक की खोज मैग्नस नामक व्यक्ति ने की थी। इसके नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, और इसी के नाम पे इस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है, वह पदार्थ जो लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर हमेशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। तो चुंबक होने की दो प्रॉपर्टी हो गई कि अपनी ओर लोहे जैसे पदार्थों को, लौह पदार्थों को आकर्षित करे, और उत्तर दक्षिण दिशा में ही अगर स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो रहे। चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नीसिया के नाम से उत्पन्न हुआ है, जहां सबसे पहले चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। तो चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नीसिया के नाम से उत्पन्न हुआ है, और यहाँ सबसे पहले चुंबकीय अयस्क के भंडार मिले थे। प्राचीन काल में ग्रीस में एशिया माइनर के मैग्नीसिया में एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जिसमें लोहे, कोबाल्ट और निकल को आकर्षित करने की क्षमता थी। इस धात्विक पदार्थ को उचित स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट तथा इस परिघटना को चुंबकत्व कहा गया। कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। इसमें दिया गया है कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरे कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का नाम मतलब क्या होता है? एक मैग्नेटाइट होता है। प्राकृतिक चुंबक को क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट
टाइट कहा जाता है, इसको क्या कर दीजिए, मैं सॉरी एक बार फिर से लिख दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट कहा जाता है, और ये प्रकृति में जो पाए जाते हैं चुंबक उसे कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। इसे दो प्रकार में इसको भी विभाजित करते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। स्थायी में क्या होता है कि जिसकी चुंबकत्व तो कभी जाती नहीं है, चुंबक का गुण कभी नहीं जाएगा, उसे स्थायी चुंबक कहेंगे, और जिसका चला जाता है कुछ समय के बाद उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम इस मैराथन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह मैराथन पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं और आप अन्य सीटेट की मैराथन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी PDF और अन्य क्लासेस की PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।